आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जिन गोलियों की आवाज आपने सुनी वो कौन चला रहा है ये तो यकीन से कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिन पर चल रही हैं वो अफगानिस्तान की आखिरी उम्मीद है। 15 अगस्त को जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तो दुनिया को मौका मिल गया देश छोड़कर भागने वाले राष्ट्रपति गनी पर सवाल करने का, छिपे हुए अफगानी मंत्रियों को धिक्कारने का और 3 लाख की अफगान सेना को कोसने का। आम अफगान नागरिक जान बचाकर जैसे भागे सबने देखा, लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद जलालाबाद, नंगहार, खोस्त, लगमन में यही आम अफगानी सड़कों पर उतर आए। बिना हथियार लिए, हाथों में अपने देश का झंडा थामे उन्होंने तालिबान का परचम उतार फेंका। कहा जा रहा है कि ऐसा नजारा देखकर इस बार सुधरने की कसम खाने वाले तालिबानी बौखला गए। जलालाबाद की भीड़ पर उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। इसमें 3 लोग मारे गए, 12 घायल हुए। वैसे मुखालफत का पहला झंडा अफगान महिलाओं ने उठाया था। एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें 6-7 अफगानी महिलाएं हाथ में प्ले कार्ड लिए तालिबान से हक मांग रही हैं। और कमाल ये है कि उनके बेहद करीब खड़े बंदूकधारी चुपचाप उन्हें देख रहे हैं। हालांकि तालिबान ने कई और मीठे वादों के साथ ही आश्वासन भी दिया है कि उनके राज में महिलाओं को शरिया के मुताबिक हक दिए जाएंगे। इस पर अफगानिस्तान विमेन काउंसिल की फतना गिलानी ने टीवी पर आकर पूछा कि तालिबान साफ साफ बता दे कि इस्लामिक कानून के किस वर्जन के हिसाब से वो औरतों को हक देने वाले। I am not afraid from the Taliban, but I want from the Taliban to bring soon as possible security, peace, to stop the war in Afghanistan. For the Afghan women is very, very important. First is to stop the war in killing and security, and second, the Taliban should to explain which kind of Sharia they are bringing in Afghanistan. कहते हैं कि किसी को इतना मत डराओ कि वो डरना छोड़ दे। शायद अफगानों के साथ यही हुआ हो। गनी सरकार में उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। अफगान सेना के कई हजार लड़ाकों ने भी संघर्ष बंद नहीं किया है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि लग रहा है कि अफगानिस्तान फिर से सिविल वॉर के मुहाने पर है। आज के पढ़ाकू नितिन में हम नजर डालने वाले हैं अफगानिस्तान की सिविल वॉर हिस्ट्री पर, उनकी सिचुएशंस पर और इसके चेहरों पर। इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं प्रकाश केरे। प्रकाश DU, JNU और जामिया में पढ़े हैं। उनके हिस्से कई डिग्रियां हैं, साथ में रिसर्चर भी हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, देश विदेश के अखबारों, मैगजीन्स में राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर खूब लिखते हैं। खासकर अमेरिका और मिडिल ईस्ट पर उनकी कलम कमाल चलती है। टीवी पर भी प्रकाश जाना माना चेहरा है और आजकल अफगानिस्तान पर खूब लिख रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर बोल रहे हैं। पढ़ाकू नितिन में प्रकाश केरे से समझेंगे कि अफगानिस्तान का हालिया संकट इतिहास की किन घटनाओं से पैदा हुआ था। क्या अफगान सिविल वॉर की जड़ में इस देश की एथनिक पहचाने हैं? तालिबान कौन है और 90 के दशक में ये कहां से काबुल में चले आए थे? तालिबान को टक्कर देने वाला नॉर्दर्न अलायंस क्यों हार गया था और आज फिर से क्यों खड़ा हो रहा है? पिछली सदी के तालिबानी शासन के बहुत सारे सच हम कभी क्यों नहीं जान सकेंगे? अमेरिका, चीन, भारत, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स क्या है और क्या वाकई तालिबान बदल गया है? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer again with you. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। हेलो प्रकाश जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया नितिन, धन्यवाद। और आजकल जो माहौल है चारों तरफ वो बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया हो जाता, लेकिन अभी लग नहीं रहा है। खास तौर पर अफगानिस्तान की अगर बात करें, सत्ता का जो परिवर्तन होना था शांतिपूर्ण, वो अभी हुआ नहीं है। कहाँ पेच फंस रहा पता नहीं है। थोड़ी देर में आपसे सब कुछ पूछूंगा, लेकिन एक चीज मैंने जो रिसर्च के दौरान पाई है प्रकाश जी, अखबारों में, मैगजीन्स में पढ़ रहा था, आप लोगों के, आप जैसे विद्वान जो लिख रहे थे वो भी देख रहा था
एक चीज मैंने पाई कि अफगानिस्तान का ये जो खेल है और जो होता रहा है वो एथनिक ग्रुप्स के बीच में ही ज्यादा चलता है। मतलब नाम कुछ भी रख ले कोई, है ना, नॉर्दर्न अलायंस रख ले, तालिबान रख ले, या कुछ और रख ले, लेकिन अलग अलग नामों से जो खेल हो रहा है वो नस्लों और कबीलों के बीच में ही चलता है। आप इससे अग्री करते हैं? निश्चित रूप से एक फैक्टर तो वो रहेगा कि जब भी कोई आप कबीलाई सोसाइटी की बात करेंगे तो जो एथनिक पहचान है, जो जातीय पहचान है, तो वो निश्चित रूप से एक रोल अदा करती है, क्योंकि वो ऐसे समाजों का जो उसकी जो संरचना होती है वो उन कबीलों की अपनी मान्यताओं के हिसाब से होती है, उनकी अपनी अस्मिता से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, अपने रीति रिवाज है, परंपराएं हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि भाई कहीं पे है कि जबान दे दिया तो मुकरना नहीं है, जान भले चली जाए, इस टाइप की चीजें हैं। तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? ये आती हैं कबीलाओं की पहचान से। तो निश्चित रूप से अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तानी क्यों, अरब वर्ल्ड में, अफ्रीका में, हमारे देश में, लैटिन अमेरिका में जो डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं, एथनिसिटीज हैं। आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में तो अधिकतर जो मुल्क बने हैं वो एथनिसिटीज के आधार पर बने हैं। हाँ, लेकिन बाकी दुनिया में धीरे धीरे ये डिसॉल्व हो गया है। अफगानिस्तान में अभी भी ये प्राइमरी आइडेंटिटी की तरह काम करता है, ऐसा दिखाई पड़ता है। और खास तौर पर पख्तून डोमिनेट करते हैं, हजारा ताजिक उनसे लड़ते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बातचीत की शुरुआत में आप थोड़ा सा सुनने वालों के लिए और मेरे लिए थोड़ा आसान करते हैं बताकर कि अफगानिस्तान में मोटे तौर पर कौन कौन से कबीले हैं जो डोमिनेट करते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और लड़ाइयां उनके चारों तरफ ही घूमती हैं। इस पे बात करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि बहुत जगह डिसॉल्व हो गई। अब देखिए क्या है कि जब आप अलग अलग पहचान में जब जाएंगे तो एक आपकी एथनिक पहचान है, फिर वो उससे बड़ी कोई पहचान आ जाएगी, जैसे राष्ट्र की पहचान आ जाए, या मानवता की पहचान आ जाए, ब्रदरहुड की बात आ जाए, या आप अपने आप को एक मॉडर्न, जिसको मतलब मॉडर्न विद इन कोट जिसको कहते हैं, जो आधुनिक पश्चिमी अवधारणा जो है, आप उसमें आएंगे तो फिर आप अपने आप को मेल्ट डाउन करते हैं। लेकिन अफगानिस्तान और बहुत सारी सोसाइटीज में तो वो आधुनिकता, वे लोकतांत्रिक मूल्य, संवैधानिक रूप से भी सत्ता चलाई जा सकती है, कानून का राज हो सकता है, इस तरीके की चीजें तो वहां अलाउ नहीं की गई ना, परफॉर्म नहीं कर पाई ना ये सारी चीजें। तो वो जो पहले से चली आ रही आइडेंटिटीज हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। ऐसा सभी जानते हैं कि पख्तून जो हैं वो, मतलब अलग अलग आंकड़े हैं, कुछ लोग 45% कहते हैं, कुछ लोग आधा कहते हैं, कुछ लोग 60% भी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी संख्या जो है 50% से कम है। लेकिन आपको पता है कि अफगानिस्तान लगभग 80% एरिया जो है वो पत्थर, पहाड़ी, बंजर जमीनें हैं, और 20% ही जो है कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो उसका बहुत बड़ा एरिया जो है, एरिया वाइज पख्तून फैले हुए हैं, और बड़े शहरों में और जो बाउंड्रीज हैं अफगानिस्तान की, तो उन जगहों पे उनका वर्चस्व है, तो जाहिर है कि उससे उनकी ताकत बढ़ जाती है। और बहुत पहले से कहा जाता है कि खुशहाल खटक 17वीं सदी के कवि थे, और वहाँ के फिलोसोफर बड़े रिस्पेक्टेड आदमी हैं। उन्होंने तो एक कविता में लिख दिया कि अगर कोई यह कहे कि अफगान पख्तून नहीं है और पख्तून अफगान नहीं है, उनकी गर्दन उतार दो। और यह बात रोमनों को भी पता है, अरबों को भी पता है कि पख्तून ही अफगान है और अफगान ही पख्तून है। तो पख्तून या पठान, ये जो चीज है वो पूरे अफगानिस्तान की आइडेंटिटी की पहचान बन गई। और लेकिन ताजिक भी करीब करीब 20-22% हैं, उज्बेक और बाकी और जो ग्रुप्स हैं वो भी। और ये भी हमको देखना चाहिए कि भले उनकी संख्या आंकड़ों में लगे कि भाई कोई 5 लाख है, कोई 20 लाख है, कोई 40 लाख है, लेकिन कुल आबादी जो है अफगानिस्तान की वो तो 4 करोड़ से भी कम है। तो अगर आप 2 लाख 3 लाख भी अगर आदमी है तो आपका एक एरिया में तो एटलीस्ट दखल हो जाएगा ना, खासकर जब रोज लड़ाई हो रही है, रोज सिविल वार चल रहा है, रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें घटित हो रही हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत सारे कबीलों का महत्व जो है बढ़ जाता है, जैसे उज्बेक है, और बहुत छोटे छोटे भी है, जैसे आपका
हम जानते हैं जो पाकिस्तान में बलूचिस्तान का एरिया है तो कुछ बलोच भी हैं वहां पे, और ईरानियन साइड से हैं कुछ, और आइडेंटिटीज भी हैं, कई आइडेंटिटीज हैं। अगर आप अफगानिस्तान का झंडा देखेंगे, आप नॉर्दर्न अलायंस का झंडा देखेंगे, वो झंडा आजकल चर्चा में है क्योंकि मोहम्मद शाह मसूद के बेटे ने रेजिस्टेंस की बात की है, और वो जो गनी सरकार के उपराष्ट्रपति हैं साले, तो आपने उस झंडे को देखा होगा तो उसमें 3 कलर है जी। तो वो 3 कलर जो है वो 3 एथनिसिटीज के झंडे हैं, कलर है। और अफगानिस्तान का आप झंडा देखेंगे तो उसमें कई रंग हैं। तो वो कोशिश की गई थी इस झंडे को बनाते समय, उसमें सारे कबीलों का रिप्रेजेंटेशन, वो एक नेशनल फ्लैग सच मायने में पूरे नेशन के कंपोजिशन को जो है रिफ्लेक्ट करता हो। तो ये एथनिक ग्रुप्स का मामला है। तो ये एक तो ये है कि जरूर है कि ये सारी चीजें रोल अदा करती हैं और बहुत डोमिनेंट अदा करती हैं, लेकिन ये भी हमें समझना चाहिए कि पख्तूनों में ही कुछ लोग तालिबान के लीडर्स हैं, तो जो तालिबान विरोधी ग्रुप्स हैं या पार्टियां हैं वो भी, उनके नेता भी पख्तून हैं। इसी तरीके से ताजिकों में भी कुछ ताजिक ऐसे हैं जो अब तालिबान के साथ हैं, कुछ हजारा इनके साथ हैं, तो आपके कुछ उज़्बेक जिनके आमतौर पर जिनके सरदार या जिनका इन्फ्लुएंस माना जाता है कि मार्शल दोस्तम का है, लेकिन कुछ उज़्बेक हैं जो तालिबान के साथ भी हैं। अफगानिस्तान में पिछले मोटा मोटी 50-60 सालों में जो इस्लामिक आइडेंटिटी है वो, क्योंकि ओवरवेलमिंग संख्या शिया या और दूसरे फरीक जो हैं बहुत, वो हैंडफुल ऑफ लोग हैं मतलब उनकी जनसंख्या के हिसाब से, लेकिन सुन्नी इस्लाम को मानने वालों की संख्या जो है ओवरवेलमिंग है। तो आज जो तालिबान का हम माहौल देख रहे हैं, इसके पीछे वो एक चीज है कि कबीलों की आइडेंटिटी के ऊपर एक बड़ी आइडेंटिटी है। इनफैक्ट बहुत सारे देशों में जहां इस्लाम आया और स्थापित हुआ, वहां यही हुआ कि जो अलग अलग कबीले थे उन्होंने अपनी जो अलग अलग आइडेंटिटी का जोर था, जो उनकी इच्छा थी, उसको थोड़ा कम किया और इस्लाम के झंडे के नीचे आना मंजूर किया, और इसी कारण शायद बाद में इस्लामिक राष्ट्र खड़े हुए, जो अफगानिस्तान में उस तरह से तो नहीं दिखता। और मेरा ख्याल है आप भी सहमत होंगे कि ताजिक का किसी और देश में भी मिलना या पख्तूनों का किसी और मुल्क में भी मिलना, इसने भी अफगानिस्तान की सिचुएशन को किसी हद तक खराब भी किया है, दिलचस्प भी बनाया है। इसमें एक चीज, ये इस बात पे 1 लाइन 2 लाइन बात कर ली जाए। हाँ, देखिए क्या है कि जिस तरीके से आज हम दुनिया का नक्शा देखते हैं, चाहे यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, कहीं भी, ये जो नक्शे आप देख रहे हैं, ये नक्शे तो बहुत हाल के हैं ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के नक्शे हैं। तो क्या हुआ कि पहले तो ये तो नहीं है ना कि ताजिक हैं तो इस नक्शे तक रहेंगे, ताजिक हैं तो भाई उनके 50 गांव होंगे। अब आपने नक्शा खींच के 12 गांव इधर डाल दिए, 15 गांव उधर डाल दिए। हाँ, यूएसएसआर के टूटने के बाद भी पूरा नक्शा बदला है सेंट्रल एशिया का। उसके बाद बदला, आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर का पतन होता है तो पूरा अरब का नक्शा खींचा जाता है। फिर अफ्रीका में जो कॉलोनी है उसका बंटवारा हुआ, आजादी, आप देखेंगे बड़ा आश्चर्य होगा आपको। अरब और अफ्रीका के नक्शे को अगर आप देखेंगे, यूरोप के कुछ देशों के नक्शे को देखेंगे, तो सीधी सीधी खड़ी खड़ी पाई मिलेगी आपको। मतलब किसी ने ऐसे लगेगा कि स्केल लेके जो है खींचा है, और इनफैक्ट स्केल लेके ही खींचा गया। एक्चुअली नक्शे तो कागज पे बनाए गए ना। आपको पता नहीं कौन, शायद विलियम डैलिन ने लिखा है या किसने लिखा है, जिसने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया, रेडक्लिफ ने किया था। तो उस भाई साहब ने कभी उस जगहों की यात्रा भी नहीं की। हाँ, बिल्कुल, उन्होंने खुद ही कहा था कि मैं एक दफे वो हेलीकॉप्टर से बस ऊपर से गुजरा हूँ, बाकी पता कुछ नहीं है। तो पश्चिमी कॉलोनिस्ट हैं, हम लोग बार बार लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और पश्चिमी मूल्यों की दुहाई देते हैं, तो हमें ये भी समझना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए याद आ गई मुझे, मैं शेयर करना चाहूंगा। साल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, डेविड कैमरन जब प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, वो भारत और पाकिस्तान की यात्रा पर आए थे, 2015 था, आप देखना पड़ेगा उसको। तो वो पहले भारत आए और फिर पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में उनसे शायद इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में या कहीं कोई कार्यक्रम था, वहां पर एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि आप क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये कश्मीर का मसला उलझा हुआ है, क्या आप इसको सुलझाने में मदद करेंगे, कोई भूमिका अदा करेंगे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम क्या समझौता समाधान कराएंगे, ये समस्या ही हमने बनाई है। वाह वाह वाह, सच बोल दिया। तो आप देखिएगा, आश्चर्य होता। अफ्रीका जैसा देश जो कि मतलब आप
जानते हैं कि अफ्रीका नदियों का देश है, पहाड़ों का देश है, रेगिस्तानों का देश है, जंगलों का का देश है। और वहां पे आपने सीधी सीधी लाइन खींची हुई है। ठीक है प्रकाश जी, मैं अब लौटता हूं वापस और आता हूं अफगानिस्तान पर। देखिए, अभी जो संकट है, मुझे मालूम है कि कई दशकों पहले की बात है, तब से इसके बीज बोए गए और अभी फसल कट रही है, पता नहीं कब तक कटेगी। लेकिन ज्यादा पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, 90 के आसपास से बात शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि जो ये घटनाक्रम है उसमें तेजी 90 के बाद ही आती दिखाई दी थी, जब सोवियत यूनियन वापस लौट गया था, नजीबुल्लाह का पतन हो रहा था। मुझे आपसे ये समझना है कि मुजाहिद लड़ रहे थे, मुजाहिद ही यूएसएसआर के खिलाफ लड़ रहे थे, मुजाहिदों को पाकिस्तान अमेरिका मजबूत कर रहे थे। ये तालिबान कहाँ से आया, ये इसका उदय कहाँ से होता है? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको थोड़ा और पीछे ले जाऊंगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो होता है वो आज हम देख रहे हैं, वो नजीबुल्लाह से उसकी शुरुआत नहीं होती है। उसकी शुरुआत होती है 1973 में, जब मोहम्मद दाऊद खान ने अपने चचा के राजशाही का तख्ता पलट करके और एक रिपब्लिक की स्थापना की और अपने आप को राष्ट्रपति बनाया, ना कि शाह बनाया या अमीर बनाया। और ये 1973 में ये ब्लडलेस coup हुआ था, इसमें कोई गोली बारूद, कोई मर्डर नहीं हुआ था जी। हाँ, और ये उसी मुसाहिबान बोलते हैं उनको, वो एक रॉयल फैमिली थी, जहीर शाह जिसके आखिरी राजा थे, और उसी परिवार के ये भी थे। ये जहीर शाह ने इनको 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी बनाया। तो इनका तख्ता पलट होता है, उसमें वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी उस समय जो एक्टिव थी अफगानिस्तान में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, पीडीपीए, उसकी भी भूमिका थी इस तख्ता पलट में। ये सोवियत जो थे, आप जानते हैं कि वो भयानक समय है कोल्ड वार का, और पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, और नॉट ओनली इस्लामिक वर्ल्ड, दुनिया के सारे देशों में आप जानते हैं 1960 का वो माहौल, फिर 70 के आंदोलन, कहीं इस्लामिक रिवॉल्यूशन हो रहा है, कोई कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हो रहे हैं, सीआईए द्वारा तख्ता पलट कराए जा रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा था पूरे दुनिया भर में। कोल्ड वार से बहुत 50 तरीके के आप इवेंट्स देखेंगे, और इससे पहले अरब में बाथ पार्टी का वो सब तख्ता पलट और वो सब हो रहा है। लेकिन बीच में क्या होता है, प्रोसेस के भीतर कई सुधार हुए, बहुत अच्छा वो समय था। और जो आज ये आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, जो यूनिवर्सिटी जाती हुई लड़कियों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं उस जमाने की, 60 के दशक की और 70 के, तो वो जहीर शाह और दाऊद खान के हुकूमत के टाइम की बात है। इसीलिए मैंने एक दिन लिखा था कि जहीर शाह को आप कुछ काम नहीं करने दिए, तख्ता पलट हो गया। दाऊद खान को लाया गया, दाऊद खान को काम करने लगे तो काम नहीं करने दिया गया। तो दाऊद खान ने, उस समय कहा जाता था कि, जरूरी नहीं कि सच हो, कि जब मैं अपनी अमेरिकी सिगरेट को सोवियत माचिस से जलाता हूं तब मैं सबसे अधिक खुश होता हूं। कहने का मतलब कि वो सोवियत और अमेरिका के बीच में संतुलन बना के 2 नावों की सवारी करना चाह रहे थे दाऊद की। ये बात रशियंस को पसंद नहीं है, मतलब सोवियत संघ को पसंद नहीं आई। तब ये सौर वाला रिवॉल्यूशन होता है, और आप जानते हैं कि वो भयानक खूनी हुआ, और दाऊद खान ही नहीं बल्कि इनका पूरा परिवार मारा गया। आप सोचिए कि ये कब हुआ, ये हुआ 1978 में, और इनकी अस्थियां या जो भी, उसको अभी इस सदी में जो है फिर से रॉयल पैट्रोनेज के साथ और रेस्पेक्ट के साथ जो है दफन किया गया दोबारा। तो उस कू डेटा में जो 3 कैरेक्टर्स थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अफगानिस्तान के, ये लोग बारी बारी से राष्ट्रपति बनते हैं। एक तराकी हैं, वो राष्ट्रपति बनेंगे, फिर उनको मार दिया जाएगा, तो जो दूसरा आदमी जो उस कू में उनके साथ शामिल था, अमीन, वो बनेंगे। अमीन के अच्छा, ये इस्लामिक मूवमेंट 70s के बीच में दाऊद खान की प्रेसिडेंसी के समय ही शुरू हो चुका था। उसका गढ़ था काबुल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो बाद में आपने उनका नाम सुना कि वो राष्ट्रपति बने जब मुजाहिद आए सत्ता में, रब्बानी साहब। और वहीं पर स्टूडेंट्स हैं, गुलबुद्दीन हिकमतयार वहीं पर हैं, अहमद शाह मसूद हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं वहां पे। तो इनकी जो मूवमेंट बढ़ने लगी कि दाऊद खान इस्लामिक कायदे से हटके कम्युनिस्ट कायदे की तरफ अफगानिस्तान को ले जाना चाहते हैं, तो गांव देहातों में और शहरों में भी आंदोलन शुरू हुए, इस्लामिस्ट मूवमेंट शुरू हुए। और आपको याद दिला दूं कि ये वही समय है जब पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो भी
इस्लामिक टर्न लेने लगे। एक तरह से मतलब जो सोशलिस्ट कंट्री थी वो पाकिस्तान भी थी, अफगानिस्तान भी हो गई थी, भारत भी थी, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन शायद सभी जगह हाँ, परिवर्तन आने लगे थे जी, आने लगे थे। तो जब अमीन बने प्रेसिडेंट तो ये मूवमेंट काफी बढ़ गया, इस्लामिक मूवमेंट। और सोवियत्स बोल रहे थे कि आप गद्दी से हट जाइए, हम किसी और को बनाते हैं, आपसे संभल नहीं रहा। अमीन को बोला। और हाँ, अमीन को बोला। और उस हफीजुल्लाह अमीन, उसको सोवियत संघ को ये डाउट था कि ये आदमी CIA के साथ मिल रहा है या मिल गया है, जबकि ये खुद कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है। हफीजुल्लाह अमीन, इनको कहा गया कि आप हटिए, इन्होंने कहा कि नहीं। बमुश्किल 3 महीना भी नहीं होगा इनको बने हुए। सितंबर में बनते हैं, दिसंबर में जो है ये हट जाते हैं। अब यहां से कहानी जो है आ रही है बहुत अधिक खून खराबे में। हफीजुल्लाह अमीन को पहले उनके बावर्ची के थ्रू जो है वो सूप पीने की उनको बड़ी आदत थी, बहुत पसंद करते थे। उस सूप में जहर डाला गया और डेट वेट सब फाइनल किया गया 26-27 दिसंबर की रात को, क्रिसमस के अगले दिन पार्टी वार्टी राष्ट्रपति भवन में, और इनको जहर दिया गया। लेकिन जो सोवियत डॉक्टर इनका इलाज कर रहा था उसको ये पता नहीं था कि गेम तख्ता पलट का चल रहा है। तो उस आदमी ने इनको बहुत बचाने की खूब कोशिश की और इनको थोड़ा सा होश होश भी आ गया। जब सोवियत को ये पता चला कि ये अभी बंदा मरा नहीं, तो सोवियत सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन में पर हमला किया और डिफेंस मिनिस्ट्री में हमला किया, जो आज काबुल का नेशनल म्यूजियम। अच्छा। हफीज अमीन को मारा गया और इनके मारने की घटना के साथ ही उज्बेकिस्तान बॉर्डर पे जो अमू दरिया पे बना हुआ पुल है जिससे होके वापस सोवियत सेना गई थी, उसी पुल पे ये लोग इंतजार कर रहे थे, मिलिट्री का बड़ा दस्ता। और इसको हफीजुल्लाह अमीन को मारा जाता है और सोवियत सेना ऑफिशियली अंदर घुस जाती है। ये रातों रात हो जाता है 27 तारीख को। ठीक है। और सौर रिवॉल्यूशन में जो तराकी और अमीन के साथ इन्वॉल्व तीसरा आदमी है बरबक करमाल जी, अब वो राष्ट्रपति बनता है। ठीक है। तो सौर रिवॉल्यूशन के जो तीनों प्लॉटर हैं, तीनों राष्ट्रपति बन गए। अच्छा, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ कि सबसे पहले दाऊद बने, दाऊद ने अपने चाचा को हटाया, उसके 4-5 साल बाद दाऊद की हत्या होती है और सौर रेवोल्यूशन होता है। और फिर जो सौर रेवोल्यूशन के 3 कर्ता धर्ता थे वो एक के बाद एक राष्ट्रपति पद पर बैठते। और अब इसमें एंट्री हो चुकी है रूस की, सोवियत। हाँ, रूस का कब्जा हो गया जी। 26 तारीख क्रिसमस के अगले दिन ये रूस एंट्री मार गया। ठीक है, जिसकी पूरी दुनिया में खूब आलोचना हुई, खूब हंगामा हुआ कि सोवियत यूनियन ऐसा कैसे कर सकता है। और मजे की बात आप देखिए कि अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के अंदरूनी झगड़े को निपटाने के लिए कम्युनिस्ट ब्लॉक का सबसे बड़ा पावरफुल देश और लीडर अफगानिस्तान पे हमला कर देता। विडंबना देखिए। बिल्कुल। एक तो होता है ना कि भाई हम इसलिए हमला कर रहे हैं कि आपने हमारे साथ कुछ अच्छा बुरा कर दिया, हमारी जमीन हड़प लिया, कुछ कर लिया, तो मैंने हमला कर दिया। यहाँ सत्ता कम्युनिस्टों की है और इस्लामिस्ट जो है वो अभी बहुत बड़ा जो है, अभी इतना बड़ा जिहादवाद भी शुरू नहीं हुआ है कि मतलब खतरे में हो गया है ये सारा कुछ। अभी भी इनके पास बंदूकें होती थी साधारण वाली मुजाहिदों के पास, और इनकी संख्या बहुत कम थी। सोवियत यूनियन को बुलाया किसने था? क्योंकि जितना मैंने सुना कि सोवियत यूनियन भी कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन उसको न्योता मिला और उसके बाद ये आपने बिल्कुल गलत सुना है। हफीजुल्लाह अमीन 3 महीना पहले राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। अब इनको डाउट हो जाता है कि ये CIA का एजेंट है और बहाना बनाया जाता है कि ये जो इस्लामिस्ट, ये जो मुजाहिदीन आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है, इसको तुम संभाल नहीं पा रहे हो, हट जाओ। ओके। जबकि कारण ये था कि उनके दिमाग में ये बात घुस गई कि ये बंदा CIA का एजेंट है। अब वो थे एजेंट नहीं थे, ये भगवान जाने। तो अब बनते हैं बबरक करमाल। बबरक करमाल जो हैं ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। और इसके बाद आते हैं जो सोवियत गवर्नमेंट का जासूसी वो था, विंग था, इकाई खाद। इस आदमी को अपॉइंट करने के लिए 1980 में जिन लोगों ने लॉबिंग की थी उसमें KGB के चीफ भी शामिल थे 1980 में। तो आप देखिए खेल क्या हो रहा है यहाँ पे। अमीन को मारा जाता है और कुछ समय बाद जो है नजीबुल्लाह को इंटेलिजेंस का चीफ बनाया जाता है। ये जो तराकी का समय है लगभग 1 साल का, अमीन का थोड़े समय का, और फिर बरबक करमाल का करीब करीब 7 सालों का। इन टोटल मान के हम लोग चले कि 8-9 साल मान लीजिए।
1989-90 तक इनको भी रख लीजिए आप, नजीब बनते हैं 86 में। तो 1989 के दिसंबर, माने 1980 से 1986 के बीच 6 साल अफगानिस्तान के इस्लामिक मूवमेंट को दबाने के नाम पे, और वहां पे जो गांव में और इधर उधर जो लामबंदी कर रहे थे, चाहे जो पब्लिक सपोर्ट कर रही थी इस्लामिक मूवमेंट को, मुजाहिदीनों के मूवमेंट को, उसको क्रश करने के लिए तमाम तरीके के अत्याचार किए गए। बाकी मैं उसमें नहीं जा रहा हूं कि भ्रष्टाचार क्या हुआ, लूटमार क्या हुआ और क्या हुआ जी। और लाल झंडे के नीचे ये सारा कुछ किया गया कि हम जो है अल्ट्रा रेडिकल्स को जो है हम दबा रहे हैं, इनको हम कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान भड़का रहा है, जिनको यूनाइटेड स्टेट्स भड़का रहा है, जिनको ईरान भड़का रहा है। और ये इस पीरियड में इतना अन्याय हुआ, उसका एक छोटा सा आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सोवियत संघ के लगभग 10 साल के ऑक्यूपेशन में 20 लाख अफगानी मारे गए। अब आप सोचिए कि जिस देश की आबादी आज भी 4 करोड़ नहीं है, तो आज से 40 साल पहले वो आबादी कितनी रही होगी, और 20 लाख लोगों को उसमें मार दिया गया। कितने जेलों में बर्बाद हुए, कितने क्या क्या हुआ नहीं हुआ। अरे अच्छा, सिर्फ इस्लामी सिस्टम के साथ ही नहीं हो रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए थे, ये एक दूसरे पे भी झपट रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस देश की हालत उस समय क्या रही होगी। और फिर नजीबुल्लाह जैसे ही सोवियत संघ वापस जाता है 89 में, नजीबुल्लाह कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नजीबुल्लाह जो है लगभग 2 साल और खींच लेते हैं, और 1992 में इनको पद छोड़ना पड़ता है। और पद छोड़ने की कहानी बहुत सिंपल है कि मुजाहिदीन जो है काबुल तक पहुंच चुके हैं अलग अलग जगहों पे, और उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। इनके पास अब सोवियत संघ है नहीं कि इनको माल पानी देगा, पैसा देगा या मटेरियल सपोर्ट देगा, हथियार या और सारी चीजें, या ग्लोबल सपोर्ट जुटाने की कोशिश करेगा। तो ये बिल्कुल कमजोर होते गए, जनता में समर्थन है नहीं। लेकिन ये टिके हुए थे कुछ माइनॉरिटी लीडर्स, वारलॉर्ड्स की वजह से, जिसमें कि रशीद दोस्तम सबसे पावरफुल थे। रशीद दोस्तम का करियर शुरू होता है अफगान आर्मी से ही। ये इंटरेस्टिंग चीज है, आप आमतौर पे आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के जो वारलॉर्ड्स हैं वो कम्युनिस्ट शासन के दौरान वो मिलिट्री के बड़े ऑफिसर हैं, या मतलब छोटे बड़े जो भी, और वो फिर कैसे इवॉल्व होते हैं। एनीवे, ठीक है। तो रशीद दोस्तम को सेट करने के लिए अब नजीबुल्लाह के भीतर भी गेम शुरू हो गया, नजीबुल्लाह के टीम के ग्रुप के भीतर। तो दोस्तम को अहमद शाह मसूद ने ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई कि आपको वहां भेजा जा रहा है, वहां पे आपकी गिरफ्तारी की तैयारी है, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ आ जाए। और अहमद शाह मसूद वो जो एक बड़े ताजिक लीडर थे, और जो एंटी तालिबान थे, और जो बाद में बनने वाले नॉर्दर्न अलायंस के बड़े नेता थे। इसकी बाद में बात करूंगा, आपने चूंकि नाम लिया मुझे लगा थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए फिर। और अहमद शाह मसूद उस समय जो रेजिस्टेंस चल रहा था, जिसके लीडर थे रब्बानी साहब, और उस ग्रुप के ये एक बड़े स्ट्रेटजिस्ट और बड़े वारलॉर्ड्स थे अहमद शाह मसूद। सोवियत संघ चला गया, नजीबुल्लाह को अब वो सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा। अब लेकिन फिर भी नजीबुल्लाह किसी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बने हुए हैं। और इस बने रहने के पीछे जो सबसे बड़ा आधार है, वह आधार है कि इनके पास कुछ ऐसे वारलॉर्ड्स हैं जो बहुत ताकतवर हैं, और मुजाहिदीन उनको हरा नहीं पा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नाम है मार्शल दोस्तम का जी। और मार्शल दोस्तम को भी इनका जो इंटेलिजेंस चीफ था वो सेट करने में लग गया। तो जब, और उसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि अब तो नजीबुल्लाह के पास मार्शल दोस्तम को देने के लिए पैसे हैं नहीं, तो मार्शल दोस्तम भी कुछ करने लगा, तो सरकारी प्रॉपर्टी बेचना, दखल करना, इस तरीके की चीजें। तो इन नजीबुल्लाह को लगा कि वो भी हो सकता है मूव कर रहा हो मेरे खिलाफ, तो उसकी गिरफ्तारी की योजना बनी, जो योजना अहमद शाह मसूद ने इनको मैसेज दे दी। दोस्तम की एक बड़ी अच्छी बात यह है कि दोस्तम इवन तालिबानियों के साथ भी वो लड़ता जरूर है, लेकिन दोस्तम अफगान ट्रेडिशन के भीतर किसी के बच्चा पैदा होने पे, किसी के बच्चे की शादी होने पे, किसी के घर में कोई डेथ होने पे, ये अपने दुश्मनों का भी हाल चाल लेते हैं, और बीच बीच में पर्व त्योहार की बधाइयां वगैरह भी करते हैं। तो इनके संपर्क सबके साथ थे। तो उसी वजह से अहमद शाह मसूद ने इनसे संपर्क करके बताया कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप हमारे साथ आ जाओ। और उसी समय चूंकि अमेरिका मुजाहिदीनों को पेमेंट कर रहा था, पाकिस्तान पेमेंट कर रहा था,
तो जो पेमेंट इनको नजीब से नहीं मिल रही थी, पेमेंट मिलना रुक गया था, वो पेमेंट कहीं और से आ गई और रशीद दोस्तम ने पाला पलट दिया और विद इन कुछ महीनों के अंदर नजीबुल्लाह को इस्तीफा देकर संयुक्त राष्ट्र संघ में के दफ्तर में शरण लेना पड़ा। जो एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि नजीबुल्लाह ने पहले अपने परिवार को भारत में भेज दिया था और वो भी भाग कर आना चाहते थे और एक जहाज काबुल एयरपोर्ट पर खड़ा रहा और प्रेसिडेंशियल पैलेस से नजीबुल्लाह निकले। कहा जाता है कि भारत के राजदूत की ही कार में छिपकर निकले, लेकिन चूंकि काबुल एयरपोर्ट उस वक्त दोस्तम के बंदूकधारियों के हवाले था और जैसा आपने कहा दोस्तम ने पाला बदल लिया था, तो बंदूकधारियों ने नजीब को अंदर घुसने नहीं दिया और फाइनली नजीब को यूएन के एक ठिकाने पर ही शरण लेनी पड़ी और 4.5 साल बाद जहां पर बाद में तालिबानियों ने उनका घेर कर कत्ल कर दिया। तो आप पूछ रहे थे कि तालिबानियों का मामला कहां से आता है? जी हाँ, मुजाहिदीन कहाँ खत्म होते हैं, तालिबानी कहाँ से शुरू होते हैं? मुजाहिदीन और तालिबानी इनफैक्ट एक साथ शुरू होते हैं। 1975 के बाद जब इस्लामिक मूवमेंट पे अटैक बढ़ गया और उसमें से रेडिकल तबके जो है वो पाकिस्तान और अमेरिका की सह पे बंदूक उठा के वो लड़ने लगे धीरे धीरे, उसी प्रोसेस में मुजाहिदीनों ने कुछ ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया अपने आंदोलन में। एक तो ये इन्वॉल्व किया कि भाई हमको वॉलंटियर की जरूरत है जो इन कम्युनिस्टों से लड़े, तो हमें आदमी चाहिए जो गोलियां चलाए, हमें आदमी चाहिए जो मदद करे, जो घायलों की सेवा करे, जो भी होते हैं वॉलंटियर, जो भी ग्रुप बनता है इस तरीके का। और एक और था कि जब जिन इलाकों को हम जीत रहे हैं, चाहे हमारे अंदर में रिलीजियस डिबेट्स हो रही हैं या किसी तरीके का डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है, तो मजहब के हिसाब से उसका निपटारा करना है तो हमें मौलवियों की भी जरूरत है। जी हाँ। तो मदरसों से मौलवी और उनके स्टूडेंट वॉलंटियर बनके और जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए जाते हैं मुजाहिदीन आंदोलन में। अच्छा। और इनकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और वहीं पर चूंकि बाकियों की तो पार्टियां थी, कोई हिजब इस्लामी है, कोई तहरीक है, कोई फलाना है, कोई कुछ है, अपने अपने ग्रुप से सबके नाम है कि ये भाई फलाने के लड़ाके हैं, ये फलाने पार्टी से हैं, ये फलाने ग्रुप से हैं। लेकिन मदरसे वालों का तो कोई गुट नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी। तो इनको आमतौर पे बोला चाली की भाषा में कहा जाने लगा कि स्टूडेंट हैं। अच्छा। क्योंकि वो स्टूडेंट थे तो कह दिया जाता था कि भाई तलबा है, तालिबान है। वो इनकी पहचान ही बन गई कि भाई ये कौन सा ग्रुप वहां पर एक्शन कर रहा है, तो बताया अरे वो तालिबान का ये तो तालिबान है। मतलब तालिब से मतलब था छात्र और तालिबान जो छात्रों का समूह था, तो वो हो गया। तो जैसा हम लोग उस पार्ट में बात किए कि 89 में सोवियत सेनाएं वापस हो जाएंगी दिसंबर में, और फिर मुजाहिदीन जो है अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके पे काबिज हो जाएंगे और नजीबुल्लाह की ताकत काबुल और मजार शरीफ और कुछ जगहों पे रह जाएगी। तो एक तरीके से बहुत सारा काम तालिबानियों का खत्म, उनकी जिम्मेवारी खत्म हो गई। भाई हमने जिहाद करना था, हमने जिहाद कर दिया, हमने जुडिशियल कर दिया, अब तो आपके इलाके हो गए, आपके जजेस हैं और सारा सिस्टम है, और हमारी पढ़ाई इसी में 10 साल हमने पढ़ाई लिखाई हमारी छूट गई है, तो हम वापिस अपने मदरसों में जा रहे हैं, वापिस अपने कस्बों गांवों में जा रहे हैं। अच्छा। तो ये क्योंकि इनको तो सियासत नहीं करनी थी, इनको पावर शेयरिंग नहीं करनी थी। सही बात है। इनको पद नहीं लेना था। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग गए होंगे, कुछ लोग मिल गए होंगे, कुछ लोग नेता तो नहीं थे, इस्लामिक स्टूडेंट्स थे। नहीं हाँ, ये लोग लीडर नहीं थे, ये लोग मौलवी थे और मौलवियों के छात्र। ये लोग 1990 से लगभग 1994-95 तक ये लोग अपने गांवों, कस्बों, मोहल्लों और मस्जिदों में जो है ये रहे 5 साल तक। और इस 5 साल में अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके पे मुजाहिदीनों का राज है और 1992 के बाद पूरे देश पर जो है मुजाहिदीनों का अख्तियार हो चुका है। मतलब लड़ाई जीती जा चुकी है। सोवियत संघ पहले ही भाग गया है और सोवियत संघ के बिठाए हुए जो शासक थे वो भी खत्म हो गए हैं अब। लेकिन 4 सालों में इन लोगों ने ये देखा कि लोगों पे जो जुल्म था, लूटपाट थी, भ्रष्टाचार था, जिन चीजों के लिए लड़ाइयां हो रही थी, इस्लामिक वैल्यूज की बात हो रही थी, ये सारी चीजें तो लागू ही नहीं हो रही हैं। सब तो ऐसे ही चल रहा है। उनकी जगह दूसरे लोग लूटमार करने आ गए, बस इतना फर्क पड़ा। ये बात गांव में, देहातों में, गरीब तबके में और मस्जिदों में ये सब बातें होने लगी थी। और उसी समय ये हुआ कि एक ट्रेडिशन था बच्चाबाजी का,
वो ट्रेडिशन कम्युनिस्ट शासन में बंद करा दिया गया। वो फिर से शुरू हो गया क्योंकि ये वारलॉर्ड्स, ये जो ट्रेडिशनल लीडर्स थे, इन्होंने फिर से ये सारी चीजें अपने अपने इलाकों में करनी शुरू कर दी। तो उसी में एक केस में ये हुआ कि मुल्ला उमर ने अपने स्टूडेंट्स को भेजा कि वहां जाके इंटरवेंशन दो, और वहां पे एक आदमी मारा गया। तो इनके पास बहुत सारे कंप्लेन आने लगे और इन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया, तहरीक-ए-इस्लाम तालिबान। अच्छा। 94 में यहाँ से और तब तक पाकिस्तान जो था, तब तक मुजाहिदीनों के ग्रुप्स में सिर्फ अमेरिका पैसा नहीं दे रहा था, पाकिस्तान सिर्फ पैसा नहीं दे रहा था, उसमें ईरान भी इन्वॉल्व। और तब तक सोवियत संघ विघटित हो गया तो रूसियों ने भी मुजाहिदीनों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जिसमें कि वो अहमद शाह मसूद को पैसा दे रहे थे। पाकिस्तान जो था वो हिकमत-यार पे अपना कार्ड खेल रहा था। और जो अभी हमने हेरात में जो सरेंडर किए इस्माइल खान, ये ईरान भाग गए थे, ये भी मिलिट्री में थे और विद्रोह किया था हेरात में, तो इनको भागना पड़ा था। उनको ईरान दे रहा था। अभी तालिबान को कोई कुछ नहीं दे रहा है। थोड़ा मोड़ा हो सकता है कि रिलीजन के नाम पे, मदरसों के डेवलपमेंट के नाम पे और इधर उधर से पैसे आ रहे होंगे, लेकिन लड़ने के लिए, क्रांति करने के लिए और जिहाद करने के लिए इनको कोई फंडिंग अभी नहीं है, उस सेंस में, जिस सेंस में बाद में आएगी। तो इन्होंने आंदोलन इनका इतना बहुत जल्दी जोर पकड़ लिया कि बहुत जल्दी कंधार इनके कब्जे में आ गया तालिबानियों के। और 1996 में तो आप जानते हैं कि इन्होंने काबुल तक दखल कर लिया। और लगभग 2001 में जब ये हटाए जाते हैं तो लगभग 80% अफगानिस्तान के कब्जे में था। पंजशीर वैली, पंजशीर घाटी इनके कब्जे में नहीं थी, जो आज भी नहीं है। अच्छा, इसी बीच एक और घटना होती है। हिकमत-यार और मसूद का स्टूडेंट लाइफ से ही जो है खटपट है विचारों को लेके। आप बात कर रहे हैं यहाँ पर गुलबुद्दीन हिकमत-यार की, जो मुजाहिद ही थे, लेकिन इसके अलावा आप बात कर रहे हैं इसमें अहमद शाह मसूद की, जिनके बारे में अभी आपने बताया कि पंजशीर वैली से थे और पंजशीर के शेर कहे गए। तो ये दोनों एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन दोनों की खटपट थी। खटपट इस बात पे थी कि अहमद शाह मसूद थोड़े प्रोग्रेसिव थे, एक अफगान नेशन का, अफगान नेशनलिज्म का वो सपना देखते थे कि हम लोग ये कबीलाई और कट्टरपंथी इस्लाम और ये सारी चीजों से ऊपर उठें और हम एक अच्छा देश बने, एक नेशन स्टेट के रूप में हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। वो थोड़ा प्रोग्रेसिव थे। और इधर जो दोस्तम के अंदर भी ये सब क्वालिटीज थी कुछ कुछ। दोस्तम बाकी हिस्से में, बाकी चीजों में, चाहे वो जैसे भी रहे हों कि वार क्रिमिनल माने जाते हैं या हत्यारे माने जाते हैं, लेकिन भाई अब जहाँ पे युद्ध हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वहां पे आप क्या क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपकी, वहां पर मानवाधिकार की क्या रक्षा होगी, किसी के जान की कीमत क्या होगी, सबको सब पे शक है, तो हर कोई मर्डर में, किलिंग में। लेकिन गुलबुद्दीन हिकमत-यार, अहमद शाह मसूद, अच्छा एक यहाँ पे जोड़ दूं कि जो उस समय राष्ट्रपति थे रब्बानी साहब, ये काबुल यूनिवर्सिटी में 70 के दशक में प्रोफेसर थे, इनके स्टूडेंट थे। उनके विचारों का एक बड़ा असर था इस पूरे मुजाहिद स्टूडेंट मूवमेंट पे, जो बाद में मुजाहिदीनों का बड़ा आधार बनता है। और काबुल यूनिवर्सिटी की अपनी अलग एक हिस्ट्री है। कभी आप उसके बारे में थोड़ा जानेंगे तो बड़ा दिलचस्प लगेगा कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का भी गढ़ है, इस्लामिक आइडियोलॉजी का भी गढ़ है, और प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आइडियाज का भी गढ़ है, और स्त्रियों के अधिकारों की भी बात हो रही है, सिनेमा, पेंटिंग, इसकी बहसें भी हो रही है, लिटरेचर भी लिखा जा रहा है। मतलब काबुल यूनिवर्सिटी कमाल का हिसाब किताब के रूप में उभर के आता है उस 70s के दशक में। एनीवे, ये आपस में मुजाहिदीनों के झगड़ों ने और करप्शन और लूटपाट और पावर शेयरिंग के चक्कर में गुलबुद्दीन हिकमत-यार ने काबुल पे हमला कर दिया, बोला मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। बहुत दिन तक रजिस्ट किया गया, तो उसने काबुल सीज किया और काबुल को उसने बर्बाद कर दिया। तो लास्ट में थक हार के इन लोगों को समझौता करना पड़ा, उसको प्राइम मिनिस्टर, 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर बने देश के। लेकिन आज मुझे बड़ा देख के आश्चर्य हो रहा है कि आज देखिए कि डॉक्टर अब्दुल्ला और हामिद करजाई और गुलबुद्दीन हिकमत-यार, जिनको कि काबुल का कसाई कहा गया, जो कि अमेरिका के हिट लिस्ट में अलकायदा सुप्रीमो ओसामा बिन लादेन के बाद दूसरे नंबर पे रखे गए, जिनके ऊपर सबसे पहले पाकिस्तानी ISI ने कार्ड खेला था कि ये हमारा बंदा होगा, इसको अफगानिस्तान में हम जो है बैठाएंगे। वो बंदा काबुल को बर्बाद करके प्रधानमंत्री बन जा रहा है 2 बार, लेकिन वो आदमी आज अफगानिस्तान में शांति की कोशिश कर रहा है।
ये बड़ा अपने आप में एक देखने लायक चीज है, अंडरलाइन करने लायक चीज है। बहरहाल अजीबोगरीब सी चीज हो गई है कि जो उस वक्त कसाई था बहुत वो कह अजीब रहा सा, शांति मतलब। बनाओ, और ऐसे ही कुछ तालिबान के साथ भी दिखाई दे हाँ। रहा है। तो मैं और एक और चीज की, अशरफ गनी जब नजीबुल्लाह ने पद छोड़ा था और भागे थे, तो अशरफ गनी ने लॉस एंजलिस टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था कि मालिक भाग गए, उनका कठपुतली भी भाग गया। और आज अशरफ गनी भी आप मतलब देखिए कैसे चीजें चल रही हैं। बहरहाल तो ये जो काबुल में, कंधार में, मजार में और बहुत और जगहों पे जो तबाही मची और जो करप्शन और ये जो बच्चों के साथ हुआ, गरीबों का जो हाल हुआ, उस वजह से तालिबान को लोगों का सपोर्ट मिला। और यही वो समय है जब पाकिस्तान ने गुलबुद्दीन हिकमतयार पर से अपना हाथ हटा के उसने तालिबान पे अपना हाथ रख दिया। अच्छा, कि ये कुछ करेंगे, और फिर वहां से तालिबान को जो रुपया पैसा इधर कुछ आ रहा था उनको भी कुछ कुछ मिलने लगा और तालिबान को मिलना शुरू हुआ। ठीक है प्रकाश जी, यहाँ मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और चंद सेकंड में लौटेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जब तालिबान पहली बार शासन में आया 90 के दशक में, तब उसका स्ट्रक्चर क्या था, उनकी सरकार कैसी थी। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99533 23303। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। वेलकम बैक। तो तालिबान जब 96 में सरकार बन गया, बहुत लोगों ने कहा कि ये तो आतंकवादी थे, जब सरकार बन गए तो उसमें तब स्ट्रक्चर क्या था, कौन उनका नेता था? क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि भाई ये तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे, गांव देहात से आए हुए थे, बहुत ज्यादा राजनीति समझते नहीं थे। तो बाद में हालांकि जब दुनिया से उन्हें डील करना पड़ा तो कुछ बेवकूफियां हुई जो हम सबने देखी, लेकिन 5-6 साल तो शासन चलाया ही था। वो कैसा शासन था, उसमें कौन नेता था? तालिबान के बारे में बड़ी अजीब सी स्थिति यह है कि कुछ चीजें तो हम लोग इसलिए नहीं जान सकते कि उनके बारे में हमारे पास आज के डेट में इंफॉर्मेशन नहीं है। जैसे आपने पूछा कि तालिबान जब सत्ता में थे तो उनकी सोच क्या थी, क्योंकि वो सारे दस्तावेज, अखबार या उनके जो रेडियो पे भाषण होते थे या जो वो पर्चे निकालते थे, वो पर्चे लोकल भाषाओं में थे। तो आप जिस तरीके से तालिबान का पूरा मसला चला, तो कौन उसको जुटाए उस युद्ध के माहौल में, और कौन अपने ऊपर आतंकवादी का ठप्पा लगवाए उसको पढ़ने और ट्रांसलेट करने में और उसका अध्ययन करने में। आपको मैं बताऊं, मैं अभी उन लोगों का नाम भूल रहा हूं, उसमें एक भारतीय मूल के भी बड़े जहीन पत्रकार और लेखक शामिल हैं। इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट लिया कुछ साल पहले, 10-15 साल पहले, कि उन चीजों को और उन इंटरव्यूज को जुटाया, पुराने तालिबानियों के साथ उन्होंने मीटिंग करी और एक तालिबान की हिस्ट्री और तालिबान की सोच के बारे में दस्तावेज का ट्रांसलेशन कराना शुरू किया। वो पूरा अभी वो वेबसाइट एक बना हुआ वेबसाइट, मतलब काम चल रहा है उस पर, अलग अलग भाषाओं में वो दस्तावेज डाले जा रहे हैं और किताबें भी वो लोग निकाल रहे हैं अंग्रेजी में और अन्य भाषाओं में। तो थोड़ा मोड़ा हमें तालिबान के बारे में अब जानकारियां जो हैं ऑफिशियली आ रही हैं। और देखिए कितना झंझट है इस चीज में, तालिबान का इतिहास और तालिबान की सोच के बारे में समझने में, कि 2006 में जब इनके कंपाउंड पे हमले हो गए, जो ये रिसर्चर थे, मैंने जानबूझ के रिसर्चर पे हमला नहीं था, मतलब वो बमबारी हो रही थी, उसमें ये लोग भी लपेटे में आ गए और लोकल ऑफिसर्स इनको डाउट से देखते थे कि ये पुराने तालिबानियों से मिल रहे हैं। तो इन्होंने ब्रिटिश काउंसिल से अपील की थी लंदन में कि हमने कुछ मटेरियल इकट्ठा किया है, आप कुछ दिन के लिए उसको अपने यहाँ रख लीजिए, हमारा बर्बाद हो जाएगा यहाँ पे, हम नहीं संभाल पा रहे हैं। तो ब्रिटिश काउंसिल ने कहा कि हम नहीं रख सकते, क्योंकि कल को ब्रिटिश सरकार हम पर कोई आतंकवादी नियम कानून के तहत जो है कहीं हमारे ऊपर कार्रवाई न कर दे। और आपको याद होगा कि 2001 में वार ऑन टेरर जब डिक्लेयर हुआ तो वहां पे अमेरिका में पेट्रियोट एक्ट आया, ब्रिटेन में आया और बहुत सारी जगह, और दुनिया भर की सरकारों ने बड़े कठोर कानून बनाए। तो एक तो हमारी दिक्कत यह है कि हम तालिबान के बारे में इसलिए नहीं जानेंगे क्योंकि वो चीजें
है नहीं जानने के जो स्रोत हो सकते थे। तो वो हम नहीं जान सकते कि तालिबान क्या करते, क्यों, क्योंकि ये तो मान लीजिए 96 में आए हैं, 2001 में चले जा रहे हैं, तो ऐसा भी तो नहीं था ना कि 5 साल बड़े शांति से वो राज कर रहे थे और अपना गलत सही जो भी करना था वो कर रहे थे। वो भी तो लगातार युद्ध चल रहा था मुजाहिदीनों के साथ उनका। हाँ, तो तब भी कोई शांति काल तो नहीं था अफगानिस्तान का। शांति तालिबान काल भी नहीं, लगातार संघर्ष हमें में ये उलझे नहीं हुए थे। पता है, हमें ये नहीं पता है कि तालिबान कैसा होता एक शासक के रूप में। लेकिन मंत्री क्योंकि तो प्रकाश जी इन्होंने बनाए थे ना, जैसे मैंने सुना सब था। बनाए थे, सब हाँ, जब सब कर रहे थे। कंधार अपहरण कांड हुआ तो भी जब पहली बार भारत की नजर उस तरफ गई, हम तो छोटे बच्चे थे लेकिन फिर भी हमें याद है, तो उस वक्त पता चला उनके भी मंत्री हैं। तो हमें बड़ा अचंभा हुआ, हम आपस में बात करते थे कि ये तो टेररिस्ट है ना, तो इनके पास भी मिनिस्टर्स होते हैं। तो मतलब तामझाम तो पूरा था। नहीं था, मैं ये कह रहा हूं कि वो शासन व्यवस्था कैसी होती। अभी तो हम उनके बारे में क्या जानते हैं कि वो महिलाओं के साथ उन्होंने जो किया, उसके बाद इन्होंने अपने दुश्मनों के साथ जो बेरहमी की, और जो इन्होंने जनता के ऊपर जो अत्याचार ढाए, ये 3 बातें हम जानते हैं। हम ये तो नहीं जानते ना कि इनकी डेवलपमेंटल नीति क्या थी, इनका ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैसा होता, इनकी मिलिट्री कैसी होती, ये अफगान नेशन का क्या अक्स हमारे सामने रखते, ये तो हमें नहीं पता चल पाएगा ना। वो तो आप वही 10 साल 20 साल कोई सत्ता में रहेगा, बताएगा, करेगा। देखिए, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि जो 70s में चीजें चल रही थी, तो 70s के लास्ट में जब अफगानिस्तान में ये मुजाहिदीन आंदोलन जोर पकड़ता है और सोवियत इन्वेजन होता है, उसी समय ईरान में क्रांति होती है। तो वो ईरानी क्रांति के बाद जो ईरान में जो शासन व्यवस्था आ रही है, वो इस्लामिक, जो इस तरीके के इस्लामिक तहरीकें हैं जो थोड़ी, जिनको हम कोट अनकोट चरमपंथी कट्टरपंथी कहते हैं, इनके पास एक वो मॉडल सामने उभर के आता है कि एक होगा जो रिलीजियस हेड होगा, जो हमारा मार्गदर्शक होगा, जो हमको हर चीज में गाइड करेगा, और उसकी जो भी बात होगी वो फुल एंड फाइनल होगी। वो जो कह देगा वो बॉर्डर लाइन, वही कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी बात ही कानून है। वहां पे खुमैनी साहब बने और यहाँ पे उसी रूप में मुल्ला उमर, आपको पता हुआ कि मुल्ला उमर काबुल में नहीं रहते थे, मुल्ला उमर कंधार में रहते थे अपने मस्जिद में, चाहे जो भी वैसे भी तालिबान पूरी कैपिटल शिफ्ट करके कांधार ही ले गया था उस वक्त काबुल से। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। उसका कारण था ना, क्योंकि उनको पता था कि काबुल शहर को अपने पाले में ला पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, जो आज मुझे लग रहा है कि उस समय से आज उनके लिए शायद ज्यादा कहीं आसान लग रहा है। नहीं, अब तो डेफिनेटली आसान हो गया है, वो तो है ही। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि अगर तालिबान ने 5-7 साल के अलावा सत्ता चलाई होती, गाड़ी खींची होती, 9/11 ना होता, लादेन को अमेरिका को यदि सौंप दिया गया होता, तो शायद तालिबान आगे चलते, शासन चलाते और हमें पता चलता कि शासन कैसा रहा। लेकिन हमें नहीं पता चला क्योंकि अचानक से अमेरिका का आना हुआ और पराभव हो गया तालिबान के पहले शासनकाल का। मुझे एक सवाल मन में बार बार आता है, और अब तो पूरा हिंदुस्तान भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहा है अफगानिस्तान में। जो नॉर्दर्न अलायंस है, जिसे पहले रूस ने मजबूत किया, बाद में जिसे अमेरिका ने भी मजबूत किया, रूस ने, ईरान ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, हाँ, उसकी हार का कारण क्या था? क्योंकि कुछ लोग, जैसे आप भी कह रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वो ज्यादा प्रोग्रेसिव था। दोस्तम भी उसमें बाद में साथ हो गए, जो खुद एक बड़े वॉरलॉर्ड थे, और अहमद शाह मसूद तो थे ही जो प्रोग्रेसिव थे, तो वो भी जीत सकते थे और तालिबान हार सकता था। इतना ही नहीं, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि नजीबुल्लाह गवर्नमेंट के बहुत टॉप लोग, उनके उपराष्ट्रपति भी और उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोग मुजाहिदीनों की सत्ता में भी शामिल हुए। जैसे आज आप देख रहे हैं ना, इधर वाला उधर जा रहा है, उधर का इधर आ रहा है, उस समय भी हुआ था। ओके, तो ठीक है। तो मुझे नॉर्दर्न अलायंस के बारे में बताइए कि इतनी बड़ी बड़ी महाशक्तियां जिसे बैकअप देती रही, वो 90s में क्यों हार गया आसानी से तालिबान? पहली चीज जो मैंने पहले बताया कि गांव देहातों में और शहरों में एक तो युद्ध चलता रहा इनका, और वो युद्ध किससे लड़ रहे थे? आपस में लड़ रहे थे। वो प्रोग्रेसिव तो थे, लेकिन जो आपने बात जहां से शुरू की, एथनिसिटीज भी की बातें भी उलझ रही थी, इस्लाम भी, चूंकि कोई इस्लाम छोड़ नहीं सकता था ना, क्योंकि पख्तून आइडेंटिटी में ये अध्ययन हो चुके हैं एंथ्रोपोलॉजिकल, कि पख्तून आइडेंटिटी के कुछ मान्यताएं हैं। पख्तून माने अफगान भी आप जोड़ लीजिए एक लेवल पे, मतलब सिनोनिम के रूप में। एक पख्तून कहते हैं कि वो एक ऐसी कौम है जो पहले किसी और रिलीजन के नहीं थे,
कि मतलब वो बाद में मुसलमान हुए। वो हमेशा वो से कहते हैं, मुसलमान थे। हाँ, वो कहते हैं कि जो हमारा पुरखा था उसका नाम था कैस, और ये भी इंटरेस्टिंग है कि उसी कैस को हम लोग लैला मजनू दुनिया की सबसे फेमस प्रेम कैस कहानी फरहाद, कैस फरहाद, बिल्कुल तो वही कैस। कैस जो थे वो मदीना में उन्होंने प्रॉफिट से के सामने उन्होंने इस्लाम को कबूला था, और हम उनके वारिस हैं, हम उनके वंशज। और दूसरी चीज कि हमारी आइडेंटिटी जो ब्रदरहुड का जो मामला है विद इन कम्युनिटी की, मैं पख्तूनों की बात कर रहा हूं कि पख्तून एक दूसरे के लिए है, उसकी प्रायोरिटी है। दूसरा, इस्लाम उसका एक बाइंडिंग फोर्स। तीसरा ये है पश्तो लैंग्वेज, और पश्तो लैंग्वेज मतलब सिर्फ लैंग्वेज आने से आप पश्तो बोलते हैं इसलिए आप पख्तून नहीं है। पख्तूनों के यहाँ कहावत है कि आप पश्तो बोलना काफी नहीं है, पश्तो होना पड़ेगा। तो इस तरीके के आइडेंटिटीज पे वो आइडेंटिटीज बनी है आज के डेट में। ये लोग आपस में उन चीजों को लेकर भी खटपट रहे। गुलबुद्दीन हिकमतयार अपना इस्लामिक एजेंडा लाना चाहते थे, अहमद शाह मसूद जो है मॉडरेट इस्लाम लाना चाहते थे, उससे बहुत सारे और इस्लामिक फरीकों को दिक्कत थी। छोटे मोटे मुजाहिदीनों में ऐसा थोड़ी था कि ये बड़े नाम, चूंकि वो बड़े थे इसलिए बड़े नाम है, लेकिन फोर्सेस तो थी ना इधर उधर हर जगह। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि भाई वहां का गवर्नर भी वारलॉर्ड था, इस्माइल खां भी थे, फलाने भी थे, ढकाने भी थे। तो ये लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। और दूसरी चीज की आप ताजिक हैं, आप हम पे हावी हो रहे हैं, क्योंकि वो तो नेशनल हीरो हो गए अहमद शाह मसूद। पूरे अफगान की बहुत बड़ी जनसंख्या ने कहा कि यार क्या आदमी है यार, इसने तो सोवियत संघ को हरा दिया कमांडर ने, और जब सत्ता आई तो डिफेंस मिनिस्टर भी बने। तो ये आपस की इनकी लड़ाइयों ने आम अफगानियों को तो तबाही रखा ना, जो पहले से तबाह थे। और इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो लोग हमें, जो मित्र सुन रहे हैं, अगर मौका मिले तो मोहसिन मखमलबाफ की एक फिल्म है कांधार, 2001 में आई है। तो बाकी तो पूरी फिल्म में जो है सो है। एक आखिरी सीन है कि जहाज से ह्यूमैनिटेरियन एड, यूएन या किसी का रेड क्रॉस का, वो कृत्रिम पैर जो है गिरा रहा है पैरासूट से, जैसे बाढ़ राहत सामग्री वगैरह गिराई जाती है, और सैकड़ों लोग बैसाखियों पे उन पैरों को लूटने के लिए भागे जा रहे हैं, क्योंकि कितना गिराएंगे, 150 गिराएंगे, यहाँ हजारों लोग हैं। अफगानिस्तान की उस युद्ध में जगह जगह जो लैंडमाइंस लगाए गए, गोलियां चलाई गई, उससे आम लोग कितने विकलांग हुए, कितने जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए, बर्बाद हो गए, मानसिक स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया। और जब मुजाहिद है तो उनको लगा कि अब सुकून मिलेगा, तो पता चला कि वही कहानी चल रही है। और पहले तो ये था ना कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले लूट रहे हैं, अब तो ये है कि हर आदमी, हर बंदा ही लूट रहा है जी। कहा जाता है कि कांधार से काबुल अगर ट्रक जा रहा हो फल लेके, तो हर जिले में उसकी वसूली होगी, तो काबुल पहुंचते पहुंचते वो ट्रक आधा हो जाता। हाँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ कि पहले तो ये था कि चलिए भाई जो लूट रहे हैं वो इस तरह के लोग हैं, उन्हें हटा देते हैं, अपनी तरह के लोग लाते हैं। लेकिन जब अपनी तरह के भी लूटने लगे तो फिर दिक्कत होनी वाजिब थी। और इसमें एक बड़ी चीज थी जो तालिबानियों के फेवर में गई उस समय में, मिड 90s में, कि तालिबानियों का जो पूरे जिहाद के टाइम में 10 साल 1980 से 90 के बीच में जो लोगों से उनका संपर्क हुआ पूरे देश भर में, क्योंकि ये तो जगह जगह घूम रहे थे ना, और ये तो अलग अलग ग्रुप के थे ना, तो इनके अंदर एक दूसरे तरीके का ब्रदरहुड बना, जो ब्रदरहुड लोकल इंटरेस्ट पे शामिल नहीं था कि मुझे यहाँ का गवर्नर बन जाना, मुझे यहाँ खेत दखल कर लेना है, यहाँ मुझे बिल्डिंग बना लेनी है। ये इंटरेस्ट उनका नहीं था, क्योंकि वो अलग अलग जगहों से आए थे, और चूंकि रिलीजियस लोग थे, मदरसों से थे, मस्जिदों से थे, तो थोड़ा सा तो मेंटेन भी करना पड़ता था ना कि भैया हम यार अल्लाह के बंदे हैं यार, ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए गड़बड़। और दूसरी चीज जो थी कि मुजाहिद आंदोलन के दौरान चूंकि ये इनका काम जुडिशियरी का था, फतवा का था, बियाह कराने का था, ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने का था, तो इनका संपर्क अफगान आबादी के बहुत बड़े हिस्से से हुआ, और वो गरीबों से हुआ, गांव वालों से हुआ, शहरों के गरीबों से हुआ। तो उनकी तकलीफ हमें बनी रही, तो उन संपर्कों की वजह से वो लोग फिर इनके पास आए कि आप तो जज हैं, आप तो काजी हैं, आप तो हमें कुरान सिखाते हैं, आप ही बताइए कि ये क्या हो रहा। तो इनके पास एक अच्छा खासा सपोर्ट और कनेक्शन इन्वॉल्व था। एक तालिबानी दूसरे तालिबानी से संपर्क कर सकता था, क्योंकि वो साथ लड़े थे, भले वो एक इलाके के ना हो। हालांकि शुरुआत कंधार से होती है, और साउथ
अफगानिस्तान में इनका ज्यादा प्रभाव रहा, लेकिन इनके संपर्क हर जगह रहे। नॉर्थ में उस समय भी इन्होंने जीता था, और चूंकि नॉर्दर्न अलायंस जो था वो पंसीर थोड़ा ऊपर में है और उज्बेक और वो बेल्ट जो है, तो इसलिए उनके अलायंस को हम लोग नॉर्दर्न अलायंस कहते हैं कि वो उत्तरी खेमा है जो है। तो ये तालिबानियों को फायदा मिला, और इसका फायदा उठाया पाकिस्तानियों ने कि यार ये सही मोहरा मिला है, अब इन पर खेलो। ये गुलबुद्दीन जो है ये बदनाम हो गया, अब ये हमारे काम का नहीं रहा बंदा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाई नॉर्दर्न अलायंस जो भी था, लेकिन फिर भी कमजोर पड़ गया तालिबान के सामने, क्योंकि जैसा आपने कहा कि भाई तालिबान की अपील थोड़ा ज्यादा बड़ी भी थी। ठीक है, अभी कुछ नाम सुनने में आए, मैं थोड़े संक्षेप में उनको थोड़ा क्लियर कीजिए ताकि सुनने वालों को समझ में आए, क्योंकि कई लोग शिकायत ये भी कर रहे हैं, इतनी सारी बातें चल रही है अफगानिस्तान के बारे में, ये सब नए नए नाम सुनने को मिल रहे हैं, तो थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जैसे हमने बात की मोहम्मद नजीबुल्लाह की, आप 2-3-4 लाइनें बताते चलिए, कौन थे मोहम्मद नजीबुल्लाह? कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर थे 70s में, और जब बबरक करमाल को जब राष्ट्रपति बनाया गया तो उस रिजीम में इनको जासूसी संस्था का चीफ बनाया गया। और ये थे तो पढ़े लिखे और बड़े प्रोग्रेसिव थे, और पख्तून कम्युनिटी से थे, और जाहिर है कम्युनिस्ट थे तो आइडियोलॉजी तो प्रोग्रेसिव रही थी, लेकिन जासूसी संस्था के चीफ होने के नाते ये उन लोगों की नजर है जिनको इन्होंने टॉर्चर किया। और जाहिर है कि जो ये इतना बड़ा आदमी होगा, जासूसी संस्था का चीफ होगा, तो जाहिर है कि ये तो टॉप मुजाहिदीन लीडरों का इंट्रोगेशन करता होगा, या उनको टॉर्चर करता होगा, या उनको टारगेट करता होगा बंदा। इसलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप ये देख लीजिए कि युद्ध में तो रिवेंज किलिंग होती है ना भाई। कल तो तुम्हारा मौका था, तुमने मुझे सताया, आज मेरा मौका, मैं तुम्हें सता रहा हूं। तो वही खुंदक जो है निकली 96 में, जो हमने पूरी दुनिया ने देखा। बिल्कुल। अभी जैसे अब इनकी बात निकली है तो हम इनकी भी बात कर लें। अपने क्या नाम है इनका, करजाई साहब, या जो अभी भागे हैं, गनी साहब, करजाई साहब, मुल्ला गनी बरादर साहब जो बनने वाले हैं वो भी हैं। नहीं, उनको तो अभी छोड़ दीजिए, उनको तो आगे बात करेंगे। ये लोग ये मुजाहिद नहीं रहे कभी। करजाई साहब बिल्कुल नहीं रहे, या अशरफ गनी साहब नहीं, पढ़े लिखे, बाहर घूमने वाले, पढ़े लिखे, बाहर काम किया, जहां नौकरी मिली अपना बढ़िया काम किया। कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूट में काम किया, कोई जो है। और मजे की बात देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि एंथ्रोपोलॉजी की बात, और अशरफ गनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। मतलब आश्चर्य की बात है कि इनको कैसे नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है, और इस तरीके से जो है इनको जो है भागना पड़ा। लेकिन सारी सीख किताबों में नहीं होती ना, जमीन पर भी होती है। अफगानिस्तान की जमीन पर बहुत दिन बिताए नहीं थे उन्होंने। और ये जो है अपने साले साहब हैं, आप इनको देखे होंगे कि ये पंजशीर वैली में है अभी, और पंजशीर वैली में होने की एक वजह ये भी है कि ये अहमद शाह मसूद की जो तहरीक थी, उस तहरीक के ये पार्ट थे जी। उस लिगेसी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं फिलहाल। हाँ, और जब 1997 में इनको मसूद साहब ने अपना नॉर्दर्न अलायंस का और बाकी दूसरे देशों के साथ वो करने का, संपर्क करने का भी काम दिया था इनको, अहमद शाह मसूद ने। ये अफगानिस्तान इंटेलिजेंस को हेड कर चुके हैं। और अब उपराष्ट्रपति बन गए, और अभी फिलहाल तो ये कह रहे हैं कि मैं तालिबान से लड़ूंगा। ठीक है, एक नाम नहीं, इतना ही नहीं कर रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही इंटरनेशनल लॉ के तहत उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन खड़ा कर दिया है कि उन्होंने कहा कि चूंकि मैं देश में हूं, हाँ, तो मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूं। बिल्कुल, इंटरनेशनल लॉ के मानकों के हिसाब से वो गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी गलत नहीं कह रहे हैं। हाँ, और ये भी है ना कि अभी तालिबान ने क्लेम तो नहीं किया, अभी तालिबान ने क्लेम भी नहीं किया एक्चुअली क्योंकि ये सरकार गिरी नहीं है, और गनी साहब ने भी सरकार गिराई नहीं है। गनी साहब बाहर चले गए, इस्तीफा तो है नहीं, तो ये बात तो ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है अमरुल्लाह सालेह बन सकते हैं, और वो कह रहे हैं, उनका दावा भी है, और लड़ाकू भी हैं। वो कोई गनी या करजई जैसे तो नहीं है, बाकायदा लड़ाकू रहे पुराने। ठीक है, और एक नाम हम सुनते हैं अब्दुल्लाह का बीच में। हाँ, अरे अब्दुल्ला बड़ी और इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि मैंने इन लोगों को पढ़ के इंटरेस्ट लेना शुरू किया था कि यार ये कौन आदमी है, काबुल को बर्बाद कर रहा है, गुलबुद्दीन हिकमत यार, पढ़ा जाए इसके बारे में, या फिर दोस्तम के बारे में पढ़ा जाए।
लेकिन उस समय से लेके अभी तक मैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं अब्दुल्ला। और आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जब इन्होंने अशरफ गनी के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो रिजल्ट को इन्होंने मानने से मना कर दिया। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ कि वो राष्ट्रपति बनेंगे और ये सीईओ बनेंगे अफगानिस्तान के। मुझे लगता है कि इतिहास में पहली घटना हुई होगी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने एक किसी देश का। तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। ये आप जानते हैं कि पहले भी विदेश मंत्री रह चुके हैं, और अभी जो निगोशिएशंस चल रहे थे, मिलाने जुलाने की जो बातें चल रही थी, जिस तालिबान से भी बात करो, इससे भी बात करो, उससे भी बात करो, और उसमें उसके ये प्रेसिडेंट है सुलह कमीशन के, और ये बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे आदमी है और ये पॉलिटिक्स में हमेशा से एक्टिव रहे हैं और काफी मॉडर्न माने जाते हैं। ये डॉक्टर हैं और इनकी एथनिसिटी जो है बड़े इंटरेस्टिंग है। इनके जो फादर हैं वो पख्तून आइडेंटिटी से हैं और इनकी माता जी ताजिक आइडेंटिटी से हैं। और आप सोचिए कि वही मैंने आपको प्रोग्राम के शुरू में ही कहा कि जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं किसी जमाने की, वो एक राजशाही के समय की तस्वीरें हैं। तो अब आप क्या कहेंगे कि एक राजशाही में यार इतना प्रोग्रेस हो रहा है, चाहे आप ईरान देख लें, आप काबुल देख लें, और इनके फादर, डॉक्टर अब्दुल्ला के फादर सीनेट के मेंबर थे जहीर शाह की हुकूमत के टाइम में। तो काफी इंटरेस्टिंग इनका रहा है। और मजे की बात आपको बताऊं, इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इनका नाम इनके माता पिता ने एक ही नाम रखा था, अब्दुल्ला। इनका कोई सरनेम नहीं रखा था। आप प्रोग्रेसिव की बात कह रहे हैं जी, कोई अपने कुल, खानदान, एरिया, माँ के नाम पे रखा जाए, पिता के नाम पे रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं रखा। उनके माता पिता ने इनका नाम सिर्फ रखा डॉक्टर अब्दुल्ला। लेकिन आप जो फॉरेन मीडिया है और इस सेकंड नाम से वो करते हैं ना, फर्स्ट नेम से आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसकी वजह से इनको एक और जोड़ना पड़ा, अब्दुल्ला। बोले मेरा नाम अब्दुल्ला लिख लो और जोड़ लो, मिस्टर अब्दुल्ला बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। इज वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। और आप देख लीजिए कि जिस तरीके की हिम्मत करजई साहब ने दिखाई है, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि हामिद करजई और मुल्ला बरादर के बीच में जो संबंध है वो बहुत पुराने हैं। कहा जाता है कि मुल्ला बरादर ने इनकी जान बचाई थी जब ये तालिबान के खिलाफ आए थे, तो लोगों को एकजुट करने 2001, 2002, 2001 में, और तब ये तालिबानियों के निशाने पे थे, मुल्ला बरादर की वजह से बचे। और जब पाकिस्तान ने इनको अरेस्ट किया 2010 में मुल्ला बरादर को, तो हामिद करजई के एक अधिकारी ने ऑफिशियल बयान दिया कि प्रेसिडेंट बहुत नाराज है पाकिस्तान से, अच्छा ये ठीक नहीं हुआ। और ये लोग बातचीत करते रहे। और आप देखें कि आज तालिबान की तरफ से करजई साहब को कितनी इज्जत दी जा रही है, और करजई साहब भी एक बुजुर्ग होने के नाते अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं भाई, राष्ट्रपति भले भाग गया हो, मैं नहीं कहीं जाऊंगा। जो अब्दुल्ला लगातार तालिबान के खिलाफ बोले, लगातार रिलीजियस कट्टरपंथी और ये तमाम आतंकवाद और इन चीजों पे बोले, खुद इन पर भी अटैक हुए कई बार, लेकिन देखिए ये भी आदमी देश छोड़ के नहीं गया। और हिकमत यार के बारे में तो हम लोग बात कर ही लिए कि वो भी आदमी इस इन्वॉल्व हुआ। मतलब हमें सिर्फ ये देख के परेशान नहीं होना चाहिए कि तालिबान आ गया क्या करेगा नहीं करेगा, यार ये तो बहुत बुरा हुआ, केओस मचा हुआ, फलाना ढकाना। अरे यार युद्ध हुआ है, 40 साल का युद्ध एक मोड़ पे पहुंचा हुआ है, और आप सोच रहे हैं कि क्या वहां पर मैंने मिठाइयां बटेंगी, समियाना लगेगा, बैंड बाजा है, ब्याह हो रहा है। और उस माहौल में जो पॉजिटिव चीजें हो रही कि देखिए उस देश के बड़े बुजुर्ग लीडर जो हैं वो मिल बैठ के शांति की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के आप बंदूक पे सब कुछ देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि हम उसको खाली कबीलाई समाज कह के खारिज कर दें, नहीं ये खाली भी उसको मुल्ला लैंड कह के उसको खारिज कर दें, ऐसे नहीं बात है। हाँ, मतलब अफगानिस्तान के इतिहास में ये भी लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे कि प्रोटेस्ट करने वाला बंदूकों के साथ प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि बैनर और प्लेकार्ड के साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग। और वो भी सबसे दुनिया की सबसे ब्रूटल और क्रूर कही जाने वाली तहरीक के सामने। एक नाम और है, अब्दुल रशीद दोस्तम के बारे में हमने बात कर ही ली है, और बुरहानुद्दीन रब्बानी का भी जिक्र आ ही गया है। हक्कानी का भी बहुत जिक्र आता है। हक्कानी नेटवर्क तो एक आतंकवादी नेटवर्क है, वो अफगानिस्तान में क्या करता है? देखिए ये हक्कानी वाला जो मूवमेंट है ये तो बहुत पहले से इन्वॉल्व रहा, और बाद में ये लोग तालिबानियों के साथ हो गए हैं आज के डेट में।
और जो सीनियर हक्कानी थे उनके बेटे अभी तालिबान में बड़े ओहदे पर हैं, एक बड़े इलाके के कमांडर हैं। और आज मुझे सुनने में आया है कि वो भी काबुल पहुंच रहे हैं। इसका मतलब उनके चाचा काबुल पहुंच रहे हैं। और वो लोग बता रहे हैं कि स्थानीय मीडिया की उसके काफिले में सैकड़ों गाड़ियां थी। तो आप समझ सकते हैं कि हक्कानी नेटवर्क का और उस हक्कानी फैमिली का किस लेवल का असर है, किस लेवल का असर है, और एक संभावित सरकार जो तालिबान की बनने जा रही है उसमें भी किस लेवल का असर हो सकता है। और एक नाम जो तालिबान की तरफ से बार बार हमने सुना, मुल्ला गनी बरादर और अखुंदजादा, जिनका नाम तालिबान की तरफ से बहुत ज्यादा सुना गया, इनका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइए। सबसे ज्यादा तो यही लाइमलाइट में। ये जैसा मैंने आपको पहले, हम लोग जब तालिबान की शुरुआत के बारे में बात कर रहे थे, कैसे हम इन लोगों के बारे में कितना कम जानते थे। अब हो सकता है कि जब स्थितियां, हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि तालिबान बदला हुआ है, लगातार तालिबान भी भरोसा दिलाने की कोशिश में है, तो हम उम्मीद करें कि तालिबान अपने लोगों की हिस्ट्री लिखेंगे, अपने मूवमेंट की हिस्ट्री लिखेंगे, अपने नेताओं के बारे में ज्यादा हमें जानकारी देंगे। अब हमें नहीं पता है कि हिबातुल्लाह जो हैं वो सच में मुल्ला उमर के साथ ही लड़ रहे थे या किसी और मोर्चे पर थे, या अपने ये आज ही मैं कहीं पे पढ़ रहा था किसी अपने ही इंडियन न्यूज़पेपर में ही, मुल्ला बरादर के बारे में इतनी स्टोरीज हैं मुल्ला बरादर को लेके। कभी कोई कहता है कि ये पिछली तालिबान सरकार में डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर थे, कभी कहा जाता है कि हेरात और एक दूसरे प्रांत के इंचार्ज थे या ईस्टर्न एरिया के इंचार्ज थे, कोई कहता है कि कांधार के गवर्नर थे, कोई कहता है कि मुल्ला उमर के एडवाइजर थे या गवर्नमेंट के एडवाइजर थे। तो हमें नहीं पता है। और हमें ये भी नहीं पता है, जो कहीं कभी कहा जाता है कि ये उमर और मुल्ला बिरादर जो हैं ये रिश्तेदार भी हैं शायद आपस में। मुल्ला बिरादर पाकिस्तान की जेल में थे 10 साल, अफगानिस्तान को नहीं, उससे भी पहले की ये जानकारी है कि ये मुल्ला उमर के बड़े करीबी रहे, बड़े विश्वास पात्र रहे, और इनका नाम मुल्ला अब्दुल गनी है। बरादर नाम दिया है मुल्ला उमर ने। मुल्ला उमर इनको हमेशा बरादर कहते थे, तो इनके नाम के साथ ही वो तालिबानी सभी बोलने लगे मुल्ला बरादर, मुल्ला बरादर, मुल्ला बरादर। तो नाम हो गया। अब आप और हम दुनिया भर वही नाम ले रही है, नाम ले रहे हैं। तो और पाकिस्तान के बारे में भी हमको इंटरेस्टिंग सीधे सही जानकारी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे इंटेलिजेंस ऑपरेशन के बारे में सरकारें ठीक से नहीं बताती हैं। अब हमें ये नहीं पता है कि आईएसआई, ये तो पता है कि आईएसआई ने रेड मारी, लेकिन उस रेड को क्या सीआईए का इंफॉर्मेशन था, या सीआईए के भी ऑफिसर इन्वॉल्व थे, या और कोई ग्रुप्स इन्वॉल्व था, ये गिरफ्तारी हुई कैसे, क्यों हुई, क्यों करना पड़ा पाकिस्तान। मुल्ला बरादर की बात कर रहे हैं ना, मतलब बेसिकली जब अमेरिका ने हमला किया वो 10 साल गायब रहे, पता चला पाकिस्तान में थे, फिर कराची से वो पकड़े गए, फिर वो 8-9 साल जेल में रहे, फिर अमेरिका ही उनको बाहर निकलवाता है, और अब वही जो है अगर कल परसों राष्ट्रपति बन गए तो यूएन में वही मुलाकात किया करेंगे बाइडेन साहब से। हाँ, और वही तो बात है ना कि देखिए क्या है कि मुल्ला बरादर के बारे में ये मान्यता है, ऐसा माना जाता है, जो लोग उनके कामकाज के बारे में जानते हैं, उन लोगों ने जो बातें लिखी हैं कि मुल्ला बरादर कंसेंसस वाले आदमी है, और ये आइडिया मुल्ला बरादर का ही है जो तालिबान अपने आप को अफगान नेशनलिस्ट के रूप में आज के डेट में प्रेजेंट कर रहा है। और ये मुल्ला बरादर का ही असर है कि तालिबान किसी के साथ बैठने में, किसी को भी साथ लेने में, किसी के साथ भी पावर शेयरिंग में आज के डेट में तैयार होता हुआ दिख रहा है। नहीं दिख तो रहा है, लेकिन ये तालिबान की पॉलिटिकल विंग है ना, जिसमें मुल्ला बरादर सबसे बड़े नेता हैं, वो तो दिख रहा है। वो तो आप उसको आज ना देख रहे हैं कि भाई उन्होंने पॉलिटिकल विंग बनाई तो हम करेंगे पॉलिटिकल विंग है, लेकिन पिछले एडमिनिस्ट्रेशन में तो मुल्ला बरादर तो भाई डेपुटी हैं अमीर के, मैंने मुल्ला उमर के, और एक से एक पॉलिसी कर रहे हैं, और हेरात में सबसे ज्यादा कत्लेआम होता था, तो वो सब तो मुल्ला बरादर के ही निगरानी में होता होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि उनको पता नहीं। हाँ, मतलब आप तो ये कह रहे हैं कि जो ये डिबेट चल रही है ना कि पॉलिटिकल विंग तो ठीक है, लेकिन जो मिलिट्री विंग है वो अपने मर्जी से कुछ भी करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं भाई ये एक ही है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप जब किसी भी डिसीजन टेकिंग पोजीशन में जब कोई पर्सनालिटी आती तो वो पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन आपको पॉलिसी पे दिखेगा, एटलीस्ट लैंग्वेज में दिखेगा उसके, भले पॉलिसी वही रहे लेकिन पॉलिसी का लैंग्वेज बदल जाए। जैसे वो कहते हैं ना कि आप जब वार डिक्लेयर करते हैं तो ये नहीं कहते कि वार इज डिक्लेयर्ड, आप कहते हैं पीस इज डिक्लेयर्ड। नो, आप शांति के लिए लड़ते हैं,
आप लड़ाई रोकने के लिए चलिए साथियों लड़ना है, हमें संघर्ष रोकने के लिए संघर्ष करना है ना, आप लैंग्वेज बनाते हैं। तो मुल्ला उमर, और दूसरी बात जो जैसे मैंने करजाई साहब वाली बात कही, चाहे इनका जोर रहता है कंसेंसस बिल्डिंग पे, इनकी पर्सनालिटी, तो आज के डेट में हम 2 लेवल पे तालिबान के में बदलाव देख रहे हैं। वो बदलाव कितना सही मायने में वो हमें दिखेगा नहीं दिखेगा ये तो अब समय बताएगा, लेकिन आज ही आप एक चीज तो कह सकते हैं कि बहुत कुछ बदला हुआ दिख रहा है इनमें। और उसका एक तो कारण यह है कि मुल्ला बरादर और बहुत सारे और लोग जो थोड़े दूसरे माइंडसेट के हैं, थोड़ा उनका बैकग्राउंड अच्छा है, इन्होंने कहने का मतलब कि घाट घाट का पानी पी लिया है, अनुभव है। और एक ओवरऑल तालिबान के पास भी इवन मिलिट्री विंग में, इवन जो उनका सबसे नीचे वाला काडर है, कि उनके पास 25 साल ठोस लड़ने का, गवर्नमेंट में रहने का, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के साथ भिड़ने और फिर उसी ताकत के साथ समझौता करने और अफगान सरकारों से लड़ाई लड़ने और फिर उन्हीं अफगान सरकारों के नुमाइंदों के साथ आज बैठ के बात करना। तो जब आपके पास बहुत अनुभव हो जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं तो निश्चित रूप से आप में बदलाव आता है। मतलब अगर बदलाव नहीं आ रहा तो फिर इतने समय की क्या जरूरत थी फिर। तो मुल्ला बरादर की अपनी पर्सनालिटी और तालिबान एज अ होल की अपने अनुभव दूसरा तालिबान के रूप में दिखते हुए लग रहे हैं। ठीक है प्रकाश जी, यहाँ एक और ब्रेक लूंगा और फिर जब हम लौटेंगे तो आपसे सवाल ये करूंगा कि अफगानिस्तान में इतने सारे देश जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कौन क्या चाहता है दरअसल। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। वेलकम बैक, हमारे साथ हैं प्रकाश के रे। प्रकाश जी, ये जो बातचीत हुई कतर में हुई, दोहा में सब लोग उठे बैठे, इसका क्या चक्कर है? वहां सब बड़े सहज हो गए, सब आपस में बैठे, तो उस देश का क्या लेना देना है तालिबान से? और अमेरिका भी बड़े आराम से वहां बैठ गया और रूस भी आराम से बैठ गया, इनकी क्या डिप्लोमेसी है? देखिए, देश दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जो पक्ष नहीं लेते और वो शांति की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग बार बार नाम सुनते हैं नॉर्वे का। अभी नॉर्वे ने वेनेजुएला में कई सालों से सरकार और विपक्ष के बीच में जो खटपट थी और पार्लियामेंट नहीं चल रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, अभी उन्होंने दोनों को बिठा के समझौता करा दिया। आप जानते हैं ये एलटीटी वाला पूरा नॉर्वे से डील होता था। लेकिन किसी ने कोई ये आरोप नहीं लगाता कि नॉर्वे का क्या इंटरेस्ट है। बस मुझे लगता है कि कभी एक जमाने में मजाक होता था कि नॉर्वे को टूरिस्ट मिल जाते हैं, मतलब उससे उसको इनकम हो जाती है। टूरिस्ट माने ये, जैसे कि भाई टूरिस्ट मतलब जब आप किसी को बुलाओगे बातचीत करने के लिए, तामझाम के साथ आएंगे तो ठीक है, आपका टूरिज्म बढ़ रहा है। जो है इस्लामिक वर्ल्ड में मुझे लगता है कि कतर जो है बहुत ही थानी फैमिली है। जो उन्होंने, जैसे आपको याद होगा कि उन्होंने 15-20 साल पहले जो अल जजीरा शुरू किया नेटवर्क, और बहुत कुछ और ये वहां वो भी तो होना है ना, मैच फुटबॉल वाला। तो आप देखेंगे कि कतर ने अपने आप को एक इंटरनेशनल मॉडल के रूप में अपने आप को, उसकी आकांक्षा ये है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि हमास के भी लीडरों को वो जगह देता है, उनके बीच में झगड़े होते हैं हमास में और फिलिस्तीन अथॉरिटी में तो उनको बुलाता है, या और किसी देश में अरब लीग की मीटिंग्स कभी कभी वहां हो जाती हैं। और इनका तो हम देख ही रहे हैं अफगानिस्तान का पिछले। हाँ, मतलब मैं यही कह रहा था कि बड़ी एकदम अचानक से तवज्जो बढ़ गई कतर की इस दौरान, तो इसलिए मैंने सवाल पूछा। बात ये है ना कि कोई ऐसी जगह, देखिए आप मान लीजिए आप और हम एक कट्टर दुश्मन हो और कहीं मान लीजिए कि हम बातचीत करना चाहते हैं, कोई समझौते पे पहुंचना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपके इलाके में या आपके सपोर्टर देश के पास नहीं जाना चाहूंगा जो इन्फ्लुएंस कर सके या मुझे डरा सके। लेकिन कतर ने ये भरोसा हासिल किया, रखना चाहता है। हालांकि कतर के ऊपर भी बहुत तरीके के आरोप बीच बीच में लगते रहते हैं, जैसे कि आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने का। लेकिन मेरा ये मानना है कि अरब के बहुत सारे देश जो हैं इस खेल में शामिल हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत तरीके की मर्यादाएं होती हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और तमाम चीजें, तो नहीं बात की जाती है उसके बारे में, नहीं कहा जाता है।
अच्छा, माइकल मैककिनली हैं जो 2013 से 2016 तक काबुल में रहे। इनमें से 2 साल वो अमेरिकन राजदूत के तौर पर अफगानिस्तान में तैनात। उनका कहना है कि आज जो हो रहा है उसमें बाइडेन की गलती तो है ही कि उन्होंने एक टाइमलाइन ऐसी सेट कर दी और बहुत तेजी से निकलना पड़ा, लेकिन 3 कारण और हैं। पहला तो ये कि 20 साल के मिसकैलकुलेशंस हैं। दूसरा, वो असफल नीतियां जो पिछले 3 अमेरिकी प्रशासनों ने अपनाई। तीसरा, अफगानी नेताओं की विफलता जो अपने देश के लोगों के भले में कुछ कर नहीं सके। आप सहमत हैं क्या? क्योंकि वो ये भी स्वीकारते हैं कि हमने तालिबान के प्रतिरोध को कम करके आंका और जियोपॉलिटिकल हकीकतों को भी मिसरीड किया अमेरिकन के तौर पर। बिल्कुल, मैं उनकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन इसमें 1-2 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहूंगा। ये सारी बातें इसलिए हम लोग अभी कर रहे हैं क्योंकि संडे को अचानक स्थिति बदल गई काबुल में। अगर यही चीजें होती कि आराम से चले गए होते, जैसे बगराम एयरफील्ड से जब वो रातों रात भागे थे, 1-2 दिन दुनिया ने हंसी मजाक किया, बात खत्म हो गई, लोग भूल भी गए कि बगराम एयरबेस से जो है अमेरिकी सैनिक रात में भाग गए और उन्होंने अफगान कमांडरों को बताया भी नहीं कि हम भाग रहे हैं। हाँ, अफगानिस्तान को पता नहीं था और थोड़ी देर में वहां तालिबानी लड़ाके पहुंच गए थे और बचा खुचा सामान लेकर शो ऑफ कर रहे थे, ये छपा था। नहीं, तो उनके पहुंचने से पहले भी जो लोकल छोटे मोटे चोर होते हैं उचक्के, उन्होंने हाथ साफ किया था। हाँ, उन्हें पता था कि जा रहे हैं। तालिबानी नहीं पहुंचे, पहले पहुंचे चोर लोकल छोटे मोटे जो होते हैं, उसके बाद पहुंचे अफगान सैनिक। तालिबानी अभी पहुंचे जब अपना प्रोग्रेस में थे। ये बात इसलिए हो रही क्योंकि अचानक केओस हो गया और ये केओस इस बात को दिखाता है कि अमेरिका एज अ नेशन, एज अ सुपर पावर अपना कॉन्फिडेंस जो है लूज कर चुका है। क्यों भाई? तालिबानी से आप कह रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब मत करो, हमको निकलने दो पहले चुपचाप। अब आप रिक्वेस्ट कहिए उसको, चाहे उसको कहना बोलिए, जो कि ब्लिंकन ने कहा कि हमने उनसे पूछा नहीं, हमने उनको कहा। वी डिड नॉट आस्क, वी टोल्ड देम। तो ठीक है, अपनी जगह है, ठीक है, बड़ा देश है, उतनी हेकड़ी रखनी भी चाहिए, लेकिन आप वो अफरा तफरी दिखा रही है कि आप भाग रहे थे। लेकिन इसमें एक तो एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है कि उन्होंने प्लान ठीक से चॉकआउट नहीं किया, उन्होंने तालिबानियों को ठीक से भरोसे में नहीं लिया, जिससे कि उनका डर बैठ गया कि यार ये तो इतने लाइटनिंग स्पीड से जो है ये पहुंच गए काबुल। और इसका फायदा तालिबानियों ने उठाया कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि देखो भाई, आप कह रहे हैं कि पावर ताकत के बल पे आओगे तो हम तुम्हें नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। देखिए भाई, हम तो एक भी गोली नहीं चला रहे हैं। आपने देखा ना, काबुल में एक भी कैजुअलिटी नहीं, और जो भी कैजुअलिटी हो रही है उसकी गलती कम से कम डायरेक्टली तो तालिबान की नहीं है। जो एयरपोर्ट, हाँ, मतलब वो एयरपोर्ट पे हुआ है तो पता चल रहा है कि अमेरिकन गोली चला रहे थे। ये भी अमेरिकन गोली चला रहे हैं या भगदड़ मच रही है, वो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का मसला। हाँ, लेकिन वो तालिबान की एटलीस्ट एक्टिव भूमिका उसमें नहीं। हालांकि जलालाबाद में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें लोग खड़े थे, वहां जरूर गोलियां चलने की खबर आई है। वहां भी चली है और कहीं से कहीं पे मुझे ये भी खबर आई कि 2 या 4 लोगों को जो है किसी, अब पता, ये मैंने डिटेल नहीं देखा कि क्या उनका क्राइम था, शायद उनको एग्जीक्यूट किया गया या उनको मारा पीटा, कुछ हुआ है कहीं पे। खैर, ये चीजें तो आएंगी, चीजें सेट होने में, अगर सेट होती हैं तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं जो कह रहा था अमेरिका के संदर्भ में कि 2 बातें हमें बाइडेन के फेवर में भी कहनी चाहिए। बाकी सब ठीक है, जो भी आप जिस लेख का हवाला दे रहे हैं वो 101% वो दुरुस्त बात कह रहा है। लेकिन देखिए, थोड़ा देर के लिए ये सोचिए कि आपको 1975 में साइगोन से भागना पड़ा, आप अटैक हो सकते थे, हुए भी। 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन में तेहरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरीज ने अमेरिकी दूतावास को कब्जा किया और अमेरिकियों को बंधक बनाया। 2011-12 में बेनगाजी में आतंकियों, अलकायदा और कुछ एक आध ग्रुप्स के हमले में, दूतावास पे हमले में राजदूत जो है वो जल के मरा। तो उस डर को भी, मतलब उस डर के वाजिब कारण है, ठीक है, तालिबानी लीडरशिप कह रहा है कि भाई हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई रिवेंज के मूड में आके, गुस्से में आके, नाराजगी में आके और 10 फाइटर्स जो हैं वो कंपाउंड में घुस गए या टारगेट बना लिया, तो क्या कोई कर सकता था? हमें इस पहलू को भी देखना चाहिए। लेकिन जो पैनिक जिस लेवल पे हुआ वो थोड़ी सी प्लानिंग से टाली जा सकती थी। दूसरी बात,
मैं अमेरिका की तरफ से फेवर में कहूंगा, जो बाइडेन साहब ने भी कहा, 4 राष्ट्रपति, अब कितना? और आप और हम सब इस बात से एग्री होंगे कि 20 साल का यह निरर्थक युद्ध था। उसकी परिणति आज चाहे जो हुई हो, आज जो हुई हो, वो पूरा पीछे 20 साल जो है, अगर हम संडे को छोड़ दें, हम 2 महीने पहले चले जाएं, जब तालिबान न्यूज में नहीं आ रहा था कि इतना बढ़ रहा है, 4 महीने पहले हम चले जाएं, 1 साल जब डील कर रहे थे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालिबानी, हम तब चले जाएं, तो क्या उस समय हम कह सकते थे कि ये बड़ा अच्छा युद्ध हुआ और इस युद्ध का फायदा निकला? हम नहीं कह सकते। नहीं, यूं तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि आप 2 साल बाद भी निकलते तो भी हालात कोई इससे ज्यादा अलग तो नहीं होते। बिल्कुल। और बाइडेन की बात से, बाइडेन की एक बात अकाट्य है नितिन, विड्रॉवल की कोई तारीख नहीं होती। पहला चरण आपने रखा ये तो पता है, आखिरी चरण का कब पता चलता है? दूसरी चीज, तीसरी चीज लेकिन इस पूरे बहस में गायब है, वह यह है कि अगर अफगानिस्तान को कुछ नहीं मिला केओस और तालिबान के रूप में, शासन के रूप में के अलावा, अगर अमेरिका को कुछ नहीं मिला, हासिल नहीं हुआ जो वो चाहता था, या ऐसी बेइज्जती हो गई, या उसके जो उसका साथ देने वाले या जो तालिबान से डरे हुए लोग हैं वो आज जिस स्थिति में हैं, जिनको मदद मिलना मुहाल है आज, तो इस पूरे गेम में फायदा किसको हुआ? इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में और क्रिमिनल जस्टिस की पढ़ाई में एक फ्रेज यूज होता है, कुई बोनो, किसको लाभ हुआ? निश्चित रूप से इतनी तबाहियां हुई हैं तो कोई ना कोई इसका बेनिफिशियरी जरूर होगा। और वो आज सामने आया कि जो हथियार बेचने वाली और हार्डवेयर कंपनियां हैं, बम बारूद, उन्होंने जबरदस्त 20 साल में मुनाफा बनाया। तो ये देखिए, हम लोग कई बार क्या होता है ना कि नितिन, हम लोग बातचीत को इतना ज्यादा पॉलिटिकल या सोशल कर देते हैं, या बहुत ज्यादा उसको मानवीय मुद्दों पर ले आते हैं, कि बहुत सारे परतों के पीछे की जो चीजें होती हैं वो कट के निकल लेती हैं, और समस्या वहीं की वहीं रह जाती है। और अफगानिस्तान में अब कम से कम नहीं होना चाहिए, बहुत हो गया, अफगानिस्तान ने बहुत सह लिया, वो है। लेकिन प्रकाश जी, अब मैं एक फॉर्मर NSA अमेरिका के हैं HR मैकमास्टर, उन्होंने कहा है कि बर्बरता और सभ्यता के बीच अफगानिस्तान एक मानवीय समस्या है और अमेरिका ने मानव हितों को बचाने की अपनी इच्छा शक्ति खो दी है। क्या ये निष्कर्ष ठीक है? अमेरिका मानव हितों को बचाने के लिए अफगानिस्तान आया था क्या? और जैसा बाइडेन कह ही चुके हैं कि हम अफगानिस्तान को बनाने तो नहीं आए थे, लेकिन ओबामा तो बार बार यही कहते रहते कि हम इसलिए हैं लादेन को पकड़ने के बावजूद क्योंकि हम अमेरिका को अफगानिस्तान को बना रहे हैं। एक कंफ्यूजन यहाँ भी है। अफसोस की बात है कि जो फॉर्मर NSA बोल रहे हैं, और बहुत सारे लोग अमेरिका और ब्रिटेन में जो फॉर्मर सैनिक ऑफिसर्स हैं या स्ट्रेटजिस्ट हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो जो बकवास कर रहे हैं, असल में अमेरिका एज ए नेशन, ब्रिटेन एज ए नेशन, कोई भी देश एक राष्ट्र के रूप में, एक लोगों के समूह के रूप में कभी भी नैतिक रूप से कोई चीज कहने के अधिकार से वंचित नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा देश जो है एक साथ जो है बर्बर हुजूम में कभी नहीं बदलता। ये दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आज तो आपको बाइडेन खराब लग रहे हैं, ये हो गया, नहीं करना था, वैसे करना था, हम करते तो ऐसे करते। भाई जब आप थे तब मैं तो वही कहा ना कि छोड़ दीजिए तालिबान वाले समझौते से पहले, उस समय आप किसने बोला कि आज अफगानिस्तान में हजारों लोग सिर्फ इसलिए विकलांग हैं कि कोई गोली उनके पैर को उड़ा के ले गई, कि किसी के रीढ़ में गोली घुस गई, उसका कोई मतलब नहीं था। ये सवाल का जवाब कौन देगा? ये लाखों लोग जो घायल हो गए, मारे गए, घर उजड़े, बम गिरे, और वो तो अफगानियों का, उनकी हिम्मत की दाद दिखिए कि शेर है कि क्या, फिर भी देखो जिए जाते हैं। बाइडेन साहब जो बार बार कह रहे हैं 1 ट्रिलियन, अगर 1 ट्रिलियन अमेरिका ने अफगानिस्तान में निवेश किया तो हथियार कंपनियों के शेयर होल्डर फायदे में कैसे चलेंगे? और अमेरिकी जनता को भी इसमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो पैसा अफगानिस्तान में इन्वॉल्व किया गया है, ये कर्जा है, और इसका सूद जो है चुकाना पड़ेगा दुगुना तिगुना। नहीं, अब तो बहुत सारे लोग पूछ ही रहे हैं कि जो अमेरिका में सैनिक मरे, उनके परिवार वाले भी, कि अगर इस तरह आना था, और आप ये कह रहे थे अफगानिस्तान को बनाना है, और आप कह रहे हैं बनाना भी नहीं है, और इसी तरह आना था तो पहले आ जाना था, हमारे बालक बच्चे ना मारे जाते। और इससे भी बड़ी बात है, जो कि वहां पर एक तरीके से महामारी का रूप ले चुकी है नितिन, कि अमेरिका में 70,000 लोग हर साल अफीम से बनी हुई चीजों के ओवरडोज से मर जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर 70,000 आदमी मर रहा है, इसका मतलब 5 लाख लोग हमेशा परमानेंट बीमार रहते होंगे नशे की लत में। और आप 20 साल से रहे, और 20 साल में जो है अफगानिस्तान में नारकोटिक्स का
बिजनेस जो है वो बढ़ता गया और प्रोडक्शन बढ़ता गया। कैसे हुआ ये? तालिबान तो उसी फलता सब कुछ फूलता रहा। सही बात है। आप ये बताइए कि सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग से एक देश से दुनिया की 90% मार्केट को कैटर नहीं किया जा सकता है। इतना तमाशा नहीं है। ये सामने आ चुका है तमाम रिसर्च में, रिपोर्ट्स में, कि ये जो रूट्स है नारकोटिक्स के, अफगानिस्तान से होकर जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों में, इवन हिंदुस्तान में भी, ये इसमें बहुत सारे ऐसे देश शामिल हैं, या एटलीस्ट उनकी जगहों का और उनके बंदरगाहों का, उनकी सड़कों का इस्तेमाल हो रहा है, उनके गोदाम का इस्तेमाल हो रहा है, जो अमेरिका के मित्र देश हैं, जो पश्चिमी देशों के मित्र देश हैं। ठीक है। तो दिक्कत यह है कि कहां सवाल उठाएंगे आप? एक सवाल उठाएंगे तो कोई कह देगा कि आप तालिबान के फेवर में बोल रहे हैं, एक अमेरिका को कुछ कह दीजिए तो कह देगा कि तुम साम्राज्यवादी हो। दिक्कत तो यह है कि हम लोग लेबलिंग में पड़े हुए, हम डिबेट ही नहीं कर रहे हैं। और नितिन, एक आखिरी बात, कि अफगानिस्तान को इसलिए भी दुनिया को बचाना चाहिए और उसको आगे ले जाना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, यूरेशिया, इसके लिए कड़ी बन सकता है। हम दुनिया के सबसे गरीब इलाके हैं, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, इसकी धरती में इतना खजाना पड़ा हुआ है अफगानिस्तान की। हमारे यहाँ इतनी बेरोजगारी है, लोग हैं इतने, कहीं लोग नहीं है, कहीं लोग भरे हैं। मतलब आप सोचिए कि अगर अफगानिस्तान में स्थिरता हो जाती है और अच्छे से, और बाकी जो इस क्षेत्र के देश हैं अगर वो कोशिश करें, तो सबको, हर देश फायदे में होगा, अमेरिका भी फायदे में होगा, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका के अनुभव और अमेरिका की कंपनियों की जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान में, उसके पैसे की जरूरत पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट की, चीन की जरूरत पड़ेगी, रशिया तो बगल में ही है तो उसकी जरूरत पड़ेगी, पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, भारत की जरूरत पड़ेगी। तो प्रकाश जी, अब ना मैं आखिर के 2-3 सवाल पूछूंगा, जो अगर नहीं पूछूंगा तो पॉडकास्ट पूरा नहीं होगा, और मुझे उम्मीद है कि लोग भी इसके बारे में जानना ही चाहेंगे। हमने अभी जस्ट बात की कतर की, कि कतर को क्या इंटरेस्ट आया, कतर क्यों बात कर रहा था, तो आपने बताया कि ठीक है, नॉर्वे की तरह का एक देश है और बीच बचाव की, शांति की बात करता है। चीन कहाँ से आया है? ना तो वो कहीं भी हिस्सा था द ग्रेट गेम का, जो खेला जाता रहा ब्रिटेन में और सोवियत यूनियन के बीच में, ना उसके बाद का हिस्सा था। ये जो अब शुरू हुआ है खेल चीन का, उसके पीछे क्या है? इनफैक्ट चीन ग्रेट गेम की तरह ही एक दूसरे ग्रेट गेम का 1 सदी तक विक्टिम रह चुका है पहले। yes. अफगान अफीम वार से लेके और 1949 तक, जब वो देश के रूप में आ जाता है। जी हाँ, जब बहरहाल देखिए, हम सब जानते हैं कि आज चीन जो है एक आर्थिक महाशक्ति है, और आर्थिक महाशक्ति है तो जाहिर तौर पे वो एक बड़ी राजनीतिक शक्ति भी है, और रूस के साथ उसकी दोस्ती है, ईरान के साथ उसकी दोस्ती है, थोड़ा सा ही सही अफगानिस्तान से उसकी सीमा भी लगती है, और मध्य एशिया के जो देश हैं उन देशों में चीन का ठीक ठाक निवेश है, और जो उनका बेल्ट रोड परियोजना है और तमाम चीजों से वो देश और आपका ईरान, रूस, ये सब जुड़े हुए हैं। संघाई कोऑपरेशन काउंसिल है, उसमें सारे वो लोग, आस पड़ोस के लोग मेंबर हैं, तो जाहिर तौर पे चीन का एक इंटरेस्ट बनता है वहाँ। और लेकिन चूंकि हमने अभी तक जो चीन की पॉलिसी देखी है कि वो इंटरनल मैटर्स में वो किसी देश के घुसने की कोशिश नहीं करता है, भले उसको फायदा उठा ले वो अपने बिजनेस के लिए, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं डेमोक्रेसी लाओ, कम्युनिस्ट पार्टी बनाओ, फिर तब तुमको जो है पैसा दूंगा। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके यहाँ किस पार्टी की सरकार आएगी, कौन राष्ट्रपति होगा, आपके यहाँ तख्ता पलट हो गया, आपके यहाँ जो है मिलिट्री ने अधिकार ले लिए, आपके यहाँ क्रांति हो गई, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है कि आइए बिजनेस डील करते, ये उसकी घोषित पॉलिसी है। नहीं, भारत के बारे में क्या कहेंगे? भारत का तो पता ही नहीं चल रहा है कि अफगानिस्तान में इंटरेस्टेड है या बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस तरह का खुलकर तो ना समर्थन है ना विरोधी है। देखिए, एक तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट और जो भी टिप्पणीकार हैं जिनका बहुत अनुभव है और जो बहुत दिनों से भारत की नीतियों को देखते आ रहे हैं, कई लोग तो नीतियां बनाने के काम में लगे रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भारत ने इस मामले में कुछ ना कुछ जो है हिचक दिखाई है, लेकिन कुछ अधिक किया जाना चाहिए, लेकिन अभी भी देरी नहीं हुई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे करजाई साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला है, तो आप इनके संपर्क में होंगे ही। कई बार ये भी होता है कि जरूरी नहीं कि सरकार अब कोई, मान लीजिए कि
कूटनीतिक संपर्क में है, चाहे वो तालिबान से हो या तालिबान के विरोधियों से हो या फॉर्मर गवर्नमेंट से हो, वो जरूरी नहीं कि हर चीज का रोज प्रेस रिलीज जारी करे और आपको और हमको बताए। तो मैं मान के चल रहा हूं कि हमारे डिप्लोमेट जो है किसी ना किसी रूप में स्थिति को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि भारत को अब जो है संपर्क करना चाहिए, तालिबान को भी तौलने की कोशिश करनी चाहिए कि कितना तालिबान सच में बदल गया है, नहीं बदल गया, और हमें उनके सामने ये बात स्पष्ट रूप से कह देनी चाहिए कि भाई ये हमारा रेड लाइन है, अगर इससे आप क्रॉस करेंगे तो आप हमारी दुश्मनी को इनवाइट करेंगे। भारत की एकता, अखंडता, उसकी संप्रभुता को लेकर किसी भी तरीके की कोई शरारत होती है और उस शरारत में आप प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं तो आप हमारी शत्रुता के लिए तैयार रहें। और अगर अगर तालिबान ये कह रहा है कि वह अफगान राष्ट्रवादी है तो इस बात की परीक्षा के लिए भी मुझे उसके संपर्क में रहना होगा। तो हमारे डिप्लोमेट जरा उनको देखें, सही में वो जो बदलाव की बात कर रहे हैं क्या बदले हैं, क्या सचमुच में वो जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भरोसा दिला रहे हैं कि हम अपने धरती पर आतंक नहीं पनपने देंगे, तो क्या सचमुच में इस वायदे में कोई कुछ है, वजन है इसमें, या ये सिर्फ एक बयान भर है। तो सब। दूसरी चीज कि जियोपॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया है, और मैं कहता हूं कि छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हमारी उनसे बाउंड्री नहीं लगती तो बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो हमारे ऊपर हमला नहीं करने हैं। और वैसे भी अफगानिस्तान सार्क का देश है, ये अलग बात है कि सार्क आज के डेट में डिफंक्ट पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत संभव है कि सार्क अफगानिस्तान एससीओ के जरिए चाहे और दूसरे मंचों के जरिए जो है वो भारत के सहयोग का रास्ता खुले। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान में अगर शांति आती है तो अफगानिस्तान में अच्छा खासा डेवलपमेंट होने की उम्मीद की जा सकती है। हमें उस प्रोसेस को टटोलना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान हमारे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हाँ, जियो पॉलिटिक्स छोड़कर जियो इकोनॉमी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, जैसा रूस ने कहा कि अफगानिस्तान में अब एक स्थायित्व आया है और बिजनेस की स्थितियां बनी हैं, बोला उनके राजदूत ने। तो रूस की तो लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी जिस तालिबान का दुश्मन था, जिस तालिबान ने उसे बाहर निकाला, आज तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है वो देश। ये तो आपको सबसे ज्यादा नाटकीय लग रहा होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, उस समय जो था सोवियत संघ था, सोवियत संघ को एक आइडियोलॉजी का प्रसार करना था जो अफगानियों के बड़े आबादी के बड़े हिस्से या बहुत बड़े हिस्से को मान्य नहीं था। आपने थोपने की कोशिश की, लेकिन वो सोवियत संघ आज नहीं है। और जो आज रूस है उसका कोई आइडियोलॉजिकल मिशन तो है नहीं कि मुझे जाके वहां पे जो है लोकतंत्र बना देना है, चाहे ईसाई बना देना है या चाहे उसको कम्युनिस्ट बना देना है। अब उसे कुछ नहीं बनाना है, उसको कुछ नहीं बनाना है। चीन को भी, जैसे मैंने कहा कि चीन को ये नहीं है कि जाके वहां कहे कि फिर से कि कम्युनिस्ट पार्टी शुरू करो, 2 मिनट में फिर खड़े हो जाएंगे ये सारे मिलके एक जगह। हाँ, तो मतलब यही बात है कि कभी वो ही सोवियत यूनियन ही कह लीजिए कि कभी जब, हाँ, ये जरूर आप सही कह रहे हैं कि कभी आप अहमद शाह मसूद को भी पैसा दें, कभी दोस्तों को भी आप सपोर्ट करें और फिर आप तालिबान को भी करें। क्लाइंट बदलते रहते हैं, क्लाइंट बदलते रहते हैं। और इस पर मैं उनकी बात, तो डॉक्टर नजमुल्लाह की बात एक याद दिलाऊं। जब वो मारे जाने से कुछ समय पहले द ग्रेट गेम किताब है हॉपकिर की, बहुत क्लासिक किताब है, उस किताब को पश्तो में अनुदित कर रहे थे। अनुदित करते हुए उन्होंने एक दिन बातचीत में संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों से कहा था, उसी समय ये मुजाहिदीन शायद रूस से पैसा लाने गए थे या कुछ रूस से संपर्क किया था या कुछ हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि अफगान एक ही गलती बार बार करते हैं। तो अफगान एक ही गलती बार बार करते हैं, इस बार करेंगे नहीं करेंगे वो देखिए, बार बार करते हैं और इस बार नहीं करेंगे। और मुझे लगता है कि दूसरी ताकतों को भी उनको किसी गलती को शह देना या उनको गलती करने पे मजबूर नहीं करना चाहिए। मतलब आप अपना सहारा दीजिए, आप उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बना दीजिए, जो अभी तक होता रहा है, चाहे वो ब्रिटेन हो बिल्कुल और अमेरिका हो। और आखिर में मुझे पूछना है, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, यूएई, ये भी प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के गेम में, इनका क्या खेल है? बिल्कुल, आपको मैं चार्लीज एंजल्स जो फिल्म है
जो उन चार्ली जिनको कहा जाता था, जो अमेरिकी कांग्रेस के मेंबर थे और जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को और अमेरिकी गवर्नमेंट को इस बात के लिए राजी किया था कि मुजाहिदीनों को फंडिंग दी जाए, तो उन पर जो फिल्म बनी है उस फिल्म में एक बड़ा सुंदर सीन है। चार्ली जब बात कर रहे हैं जियाउल हक से, जो उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, तो उस किरदार से कह रहे हैं कि देखो हम पैसा देंगे, आप जगह दीजिए। और तब राष्ट्रपति पूछते हैं कि बंदूक कहां से आएगी, तो कह रहे बंदूक आएगी इजराइल से। कह रहे इजराइल से? अरे यार ये मुजाहिद जो हैं ये तो इस्लाम के डिफेंडर ऑफ फेथ हैं, मुजाहिद हैं, और आप इनको कह रहे हो कि ये इजराइल का बना हुआ सामान यूज करें। तो बोला चिंता मत करो, उसको पेंट कर दिया जाएगा। तो ये क्लासिक चीज है कि सारे के सारे देश, मैंने जो ये प्लेयर्स देश हैं उनकी बात कर रहा हूं, ये सब शामिल हैं इस अपराध में जो आज अफगानिस्तान जिस स्थिति में पहुंचा हुआ है। सब ने अपने अपने घोड़े मैदान में छोड़े। सऊदी अरब, कौन नहीं जानता कि बिन लादेन की शुरुआती फंडिंग और बहुत सारे और इस तरीके के तहरीक की पैदा ही कहाँ हुआ था? पैदा ही वहां हुआ है। मिस्र के पार्लियामेंट में पास हुआ था कि जिहाद के लिए अफगानिस्तान जाइए, और बाकी ये बड़े देश तो थे ही थे। और चीन इसलिए उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि एक तो चीन की वो नहीं थी, स्थिति नहीं थी, और अभी अभी चीन ओपन होना शुरू हुआ था वर्ल्ड कम्युनिटी में। अगर सबसे पेंडिस में देखें, जब निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने संपर्क किया है और निक्सन वहां गए हैं, फिर धीरे धीरे ओपननेस आने लगी है। अभी नहीं तो दुनिया से कटा हुआ था ना। 71 तक तो उसको ताइवान को सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार था, चीन को थोड़ी था। हाँ, वो तो जब 71 में दुनिया के लिए उसने अपने दरवाजे खोले तो फिर निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने और रशिया ने और बाकी परमानेंट उन्होंने कहा कि असली चीन ये वाला है जो अब है, असली चीन ये वाला है जी। तो उस समय तो चीन कर नहीं सकता था, तो उसने नहीं किया। बाकी पाकिस्तान को दो चीजें हैं, एक तो पाकिस्तान को रशियन इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए था अफगानिस्तान में, दूसरा कि पाकिस्तान आज भी और कभी भी अफगानिस्तान में एक मजबूत अफगान सरकार नहीं आने देना चाहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी अफगान गवर्नमेंट स्थिर होते ही क्वेश्चन उठा सकते हैं कि भाई डूरन लाइन पे आइए, बतियाते हैं, नक्शा ठीक करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए सुविधाजनक हो जाए। और उन्हें पेशावर तक चाहिए, पख्तून तो पेशावर तक है। दूसरी चीज एक और कश्मीर हो जाएगा। अफगानिस्तान का डेवलपमेंट भी इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है। इसके साथ एक और मसला जुड़ा हुआ है कि अफगानियों को डैम बनाने नहीं देता है अपने आसपास के इलाकों में, या कुछ इस तरीके से कि हम ज्यादा फायदे में रहें। कई और बाकी फिर मैं जर्नलिस्ट जो है के नाम पे जो राजनीति करनी है, मैं जर्नलिस्ट हामिद मीर को सुन रहा था। वो वही है जिन्होंने लादेन का भी इंटरव्यू लिया और कई बार उन पर हमले हुए। वो बिल्कुल खुलकर कह रहे थे, भारतीय चैनल पर कह रहे थे कि भले ही आपको आज कुछ लोग खुश दिखाई देते होंगे पाकिस्तान में, लेकिन ये बात हमारी सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं, भले कुछ भी लोग कह रहे हैं कि अफगानिस्तान जैसे जैसे धीरे धीरे स्थिर होगा, सरकार धीरे धीरे तालिबान की जैसे स्थिर होगी, वो पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बनेंगे। और ये भी मत भूलिए कि उनका बनने वाला राष्ट्रपति हमारी ही जेलों में बंद था, और वो अभी हमारी भले थोड़ी बहुत सुनते हो, एक परसेप्शन हो आप लोगों को, लेकिन बाद में वो हमारी सुनने वाले नहीं है। और हाल फिलहाल 2-4 दिन में बोले ऐसे कई वाकये हो चुके हैं कि वो इमरान खान की सुनना बंद कर चुके हैं, और वो धीरे धीरे बंद कर भी देंगे। और नॉर्मली यूं भी वो इंडिया को सीधे सीधे कुछ कह भी नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे भाई। और आप ये देखिए ना कि अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि तालिबान बदल रहा है, मान लीजिए पॉजिटिव बदलाव में, तो जाहिर है कि वो उसकी एक नेगेटिविटी में ये भी है कि उसके ऊपर पाकिस्तान का वेपन होने का आरोप है, वो पाकिस्तान का प्रॉक्सी है। तो वो अगर तालिबान नेशनल है, तालिबान अगर अफगान नेशनल है, अफगान नेशनलिस्ट हैं, तो उनको तो ये तमगा उतारना पड़ेगा कि वो प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के भी। उन पर भी प्रेशर है, सही बात है, उनके ऊपर भी प्रेशर है। ठीक है प्रकाश जी, उम्मीद यही करते हैं कि तालिबान वाकई इस बार बदला हुआ हो, वो भी अफगानिस्तान के ही लोग हैं, भले ही वो दक्षिणपंथी हों, हमारी नजरों में विलन हों, हमें कभी फायदा नहीं पहुंचा, हमें कोई उम्मीद भी नहीं है, लेकिन अब उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिस अमेरिका ने उनके साथ लड़ाई लड़ी, जिस रूस ने लड़ी, जब वो उनसे बात कर रहे हैं, जब उन्हें उम्मीद है कि अफगानिस्तान को स्थिर कर लेंगे, कुछ बना लेंगे इसका, तो हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि अब अफगानिस्तान में जो कत्लेआम इतने सालों से चल रहा है, अब किसी तरह थमे, भले ही तालिबान थामे या कोई भी थामे, अफगानिस्तान की जनता की मर्जी है, चुनाव होंगे क्या होंगे देखेंगे, लेकिन
अब भारत तो कम से कम ये उम्मीद करता है अफगानिस्तान का दोस्त होने के नाते कि अब अफगानिस्तान स्थिर हो जाए। हमारा भी बहुत पैसा लगा हुआ है, सांस्कृतिक संबंध में है, और उनके बहुत सारे लोग भारत में पहले से रह रहे हैं और अभी भी आए हैं। रोज फुटेज आ रही है, किस तरह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने घर वापस जाना चाहते हैं। आखिर में कुछ आप जोड़ना चाहते हो इस पॉडकास्ट में तो जरूर जोड़िएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बातचीत करके नितिन आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकाश केरे हमारे साथ थे। हमने बारीकी से तालिबान का इतिहास समझा, वो कहाँ से आए, कैसे बने, उनके साथ क्या घटा, ये सब जाना, और उनकी कहानी सुनते हुए अफगान संकट को भी समझा। आई होप बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे। अगर मिले तो भी और ना मिले हो तो भी radio@aajtak.com पर जरूर लिखकर बताइएगा। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी आ गया है, आप अपना ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं वहाँ आसानी से। व्हाट्सएप नंबर है 9953323303 9953323303। इस पर जरूर अपने रिएक्शंस भेजिएगा, इंतजार रहेगा हमें। और अब दीजिए नितिन ठाकुर को विदा। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।